एक्सप्रेस किया लाइक ब्रेस्ट मिल्क को, उसके बाद क्या करना चाहिए मदर को? जो इकलौती चीज़ मिल्क के प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है वो होती है स्ट्रेस। वो टॉप 10 मिथ्स अराउंड पेरेंटिंग। टॉप 10 मिथ्स, वैसे तो मुझे लगता है 100-200 तो मैंने सुन ही ली होंगी। हाउ लॉन्ग शुड ब्रेस्ट फीडिंग बी डन? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका लिवर इमेच्योर होता है। दोनों चीज़ें होती क्या है, पेनलेस और पेन वाली, कौन सी बेटर है? ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल है। बताओ ना फिर। Dr. Shreya, you're the most lucky person on this earth I know. because you get to work with the cutest creatures on this planet and also the most crankiest one. ऐसा है? Yes. ना, so basically yes, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आई एम द luckiest person. मतलब this is the best job in the world. पूरे समय बच्चों के साथ रहना, और बच्चे ना आपको रेजिलियंस सिखा देते हैं, है ना, कि वो परेशान भी होंगे, थोड़ा सा उनको आराम मिल गया, वो वापस से खेलने लग जाएंगे। वो बिल्कुल मासूम है, उनको जीवन जीने की एक्चुअल ललक होती है। एंड लेकिन बच्चों के साथ हमारा जो जॉब है उसमें कि बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि बच्चे अपनी बात बता नहीं पाते, हमें समझनी पड़ती है। साथ में एक ग्रुप आता है, पेरेंट्स वाला ग्रुप। तो जितना बच्चा परेशान है उससे ज़्यादा परेशान पेरेंट्स होते हैं, तो उनको समझना, उनकी एंग्जाइटी को समझना, वो भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पेरेंटिंग की इस रोलर कोस्टर जर्नी में पेरेंट्स का साथ देना, उनकी जर्नी में कंट्रीब्यूट करना, बच्चों के साथ रहना, मतलब दिस इज़ द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा अच्छी जॉब तो हो ही नहीं सकती। तो मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि आई एम वेरी लकी। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपना ही क्यूट लगता है, जो दूसरे का बच्चा है वो क्यूट लगता है सिर्फ कुछ टाइम के लिए, बट व्हेन ही गेट्स लाइक क्रैंकी इज लाइक कि इसे लेके जाओ। तो हाउ डू यू मैनेज सो मेनी बच्चास हु कम टू यू एवरी सिंगल डे? नहीं, एक्चुअली सबके साथ ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे तो बच्चे क्यूट ही लगते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे रो रहे हो, चाहे अच्छे लग रहे हो। मे बी बिकॉज मैं पीडियाट्रिशियन हूँ इसलिए, लेकिन बच्चे तो हमेशा ही क्यूट लगते हैं। और ये वाली बात वैसे एक दूसरे एस्पेक्ट पे बिल्कुल लागू होती है कि अक्सर वो बच्चे जब रोते रहते हैं तो माँ को दे दिया जाता है बच्चे को कि यार अब तुम संभालो, अभी तक खेल रहा था तो बच्चा, तो माँ के ऊपर हमेशा वो एक्स्ट्रा बर्डन रहता है। तो वो वाली चीज़ समझने वाली है कि जब बच्चा खुश है तो भी अपना है, जब दुखी है तो भी अपना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये तो दूर दूर की बातें हैं कि हाँ भाई, अगर हंसता हुआ बच्चा है तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, रोता हुआ है तो चलो किसी को थमा दो। ऐसा ही होता है, यू नो, कि हमारे यहाँ जब व्हेन वी बिकेम लाइक पेरेंट्स लाइक लास्ट ईयर, जब बच्चा लाइक खेल रहा है, हैप्पी है, तो सब के सब मुझे दे दो, मुझे दे दो। और जैसे ही पूप्ड और ही गॉट लाइक क्रैंकी, अरे इसको देखो, कोई इसे कोई देखो, कोई ना, अरे एसओएस इमरजेंसी इमरजेंसी। लेकिन इससे एक और चीज़ भी समझ में आती है ना, कि जो परेशानी में बच्चे के साथ है, जब परेशानी में बच्चे का साथ माता पिता को ही देना है, तो अल्टीमेट डिसीजंस भी उन्हीं के होने चाहिए। तो ये वाली चीज़ भी इससे समझ में आती है। तो मैं जब भी किसी को बताती हूँ कि हाँ घर पे किसी को कोई स्ट्रेस हो रहा होता है, कि घर वाले आ गए, कोई एक्सटेंडेड फैमिली वाले ने कुछ कह दिया, मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि जब रोता है तो कौन देखता है? वो लोग देखते हैं क्या? अगर वो नहीं देखते हैं तो जो आपको ठीक लगे आपको वो करना है। बट देन यू गेट टू हियर कि अब तुम हमें बताओगे कि बच्चे कैसे पालने हैं, हमने नहीं पाला गया इनको। दिस इज व्हाट दे वुड से। देखिए उन्होंने एक्चुअली पाला तो है ही हमें, वो भी सत्य तो है। हाँ, हम सुनना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो सुन लेते हैं, लेकिन मतलब सब चीज़ों को आंखों में पट्टी बांध कर नहीं मानना होता है। जो चीज़ें आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि नहीं यार आज की आधुनिक तकनीक से मैच करती हैं, वो वाली चीज़ें करनी चाहिए। सो ट्रू। एंड आजकल ऐसा हो गया है, लाइक पेरेंट्स हैव बिकम अ लॉट मोर एजुकेटेड, दे डू अ लॉट ऑफ लाइक रिसर्च ऑन द इंटरनेट, एंड उसका चैलेंज भी ये हो रहा है कि देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट कि हम एज न्यू एज पेरेंट्स वी नॉट श्योर कि किस बात को माने, किस बात को नहीं माने। यू बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, यू नो द साइंस, यू नो एवरीथिंग। सो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन डेप्थ हम जाएंगे, वे यू एड्रेस all the myths, all the blocks that any parent would have. Sure. Good to go? Yeah, sure. पहला सवाल, let's start from the basics. कि जब बच्चा लाइक पैदा हुआ, दो ऑप्शंस, लाइक सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी। लोग कहते हैं कि अगर नॉर्मल हो तो अच्छा ही है फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द बेबी। Whereas if it's a C-section, it is difficult for the mother because ऑपरेशन हुआ है and also for the baby. So मदर का हम लोग सब समझते हैं कि ऑपरेशन की वजह से उनकी बॉडी पे ज़्यादा असर पड़ा है, बट बच्चे में कुछ फ़र्क होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुआ है या फिर थ्रू C-section हुआ है?
देखिए थोड़ा फ़र्क होता है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ही फ़र्क पड़ता है। जब एक बच्चा डिलीवर होता है, चाहे वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो, तो माँ के अंदर से माँ के बाहर जब बच्चा आता है तो उस ट्रांजिशन में कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है ना। बच्चे को चिल्ला के रोना होता है, एयर उसके लंग्स में जानी होती है, जो पानी है लंग्स का वो बाहर निकलना होता है, बच्चा ज़ोर से रोता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये रिपोर्टेड है कि जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से बच्चे होते हैं उनमें ट्रांजिशन बहुत स्मूथ और बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कभी कभी इस ट्रांजिशन में टाइम लग जाता है। इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रीदिंग इश्यूज़ की वजह से कभी कभी NICU में ले जाना बच्चे को ज़रूरी होता है। तो ये जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी कम है, पर ये डिफरेंस तो है। दूसरा, अक्सर ये भी रिपोर्ट किया गया है स्टडीज़ में कि जो बच्चे वजाइनल डिलीवरी के थ्रू पैदा होते हैं उनके पेट में जो हेल्दी गट माइक्रोबायोटा जो बोलते हैं हम, हेल्दी बैक्टीरिया है, और जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो बच्चे का हेल्दी जो माइक्रोबायोम है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा कुछ स्टडीज़ में रिपोर्टेड है कि जो बच्चे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू डिलीवर होते हैं उनकी पाचन शक्ति, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और तीसरा, डिलीवरी का जो प्रोसेस है, जब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो बच्चे को जैसे निकाला वैसे ही बच्चे को, अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा अगर उसके वाइटल स्टेबल है, वैसे ही बच्चे को माँ के ऊपर रख दिया जाता है। तो पहले ही स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क हो गया। इससे ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प होती है, बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्रीदिंग रेगुलेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ अच्छे से रेगुलेट होने लग जाता है। बच्चा तुरंत ही अडाप्ट कर जाता है टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। सिजेरियन सेक्शन में हम लोग पहले उसको वार्म जगह पे ले जाते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, बच्चे को रैप करते हैं, उसके बाद फिर मदर को दिखाते हैं, फिर हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट उनके चेस्ट पे कराते हैं। तो ये वाला जो टाइम लैग हुआ, इससे भी थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। हैविंग सेड दैट, जो भी ऑब्स्टेट्रिक यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जिस भी इंडिकेशन की वजह से सिजेरियन के लिए बोला होगा, क्योंकि इलेक्टिव सिजेरियन यूजुअली लोग नहीं कराते, तो जिस भी वजह से बोला होगा उसको ही मानना चाहिए। अगर माँ के लिए सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है तो वो करा लेना चाहिए। सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे नॉर्मल पसंद है, सिजेरियन नहीं करानी है, उस चक्कर में ज़िद में नहीं आना चाहिए। तो ये भी कई बार हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल करानी और बच्चा अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होता रहता है क्योंकि उसकी इंडिकेशन नहीं बन रही है नॉर्मल की, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। I remember when we became parents, so we had it through a C-section. Okay. So uske baad our baby was facing some challenges in breathing, as you said. Yeah. तो उसको लोग immediately जो like NICU है, like NICU है, वहाँ ले गए थे. And he was there for almost like 5 hours. Yeah. And when we went to the hospital before, जब like delivery होनी थी, तो ये लाइक बच्चा पैदा होगा, फिर वो स्किन टू स्किन टच होगा एंड द ब्रेस्ट फीडिंग वुड बी देयर, एवरीथिंग वुड बी इन प्लेस। बट देन वो पैदा होते ही अगले 5 घंटे के लिए ही वेंट टू NICU। तो द एंटायर लाइक गोल्डन टच, माँ का जो लाइक स्पर्श है, वो कुछ उसको मिला ही नहीं। एंड वी फेल्ट कि ये तो लाइक सही नहीं हुआ। सो डू यू फील दैट at times hospitals they deliberately try to go for NICU just to raise the bill, और concern genuinely होता है कई बार? नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, जो मेरे न्यूनेटल स्पेशलिस्ट जो फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करता है कि ज़बरदस्ती NICU में ले जा रहे हैं, वहाँ पे रख रहे हैं। और जब अगर मैं सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए भी बोलूँ तो 4 to 5 आवर्स के तो यूजुअली लोग मतलब फ़ीस भी नहीं लगती है, चार्जेस भी नहीं लगते हैं। सो बेसिकली जब बच्चा डिलीवर होता है, उसकी ब्रीदिंग, उसकी हार्ट रेट, उसका कलर, उसके जो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स हैं, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, वो नॉर्मल होने चाहिए। अगर ट्रांजिशन के दौरान थोड़ा सा टाइम लग गया है बच्चे को, अगर लग रहा है ब्रीदिंग उसकी फास्ट चल रही है, यानी कि 1 मिनट में अगर 60 से ज़्यादा बार बच्चा ब्रीथ कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली 1 मिनट में 60 से ज़्यादा बार ब्रीथ कर रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा थकने लग जाएगा। अगर वो थकने लग गया तो उसका जो ब्लड सप्लाई है, जो उसके ब्रेन तक, किडनी तक, लिवर तक जाना चाहिए, वो सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और बच्चे को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर बच्चे को ब्रीदिंग इश्यूज़ के लिए NICU ले जाया जा रहा है तो वो करवा लेना चाहिए, बिकॉज किसी वजह से ले जा रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है बच्चों को, थोड़ी देर ब्लेंडेड ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन का मिक्सर मिल जाता है, लंग्स जो होते हैं वो अच्छे से इन्फ्लेट और डिफ्लेट होने लग जाते हैं, तो रिकवरी तुरंत की तुरंत ही होने लग जाती है। जैसे आपने बताया 4 to 5 आवर्स में ही बच्चा वापस आ गया। तो यहाँ पर हमें रिस्क और बेनिफिट को वे करना होगा, किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा है, किस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा है। तो
बहुत होता होगा, मतलब पब्लिक ओपिनियन गलत नहीं हो सकता, कई बार ऐसा होता होगा कि हॉस्पिटल्स में कुछ इस तरह का कर रहे होंगे या ज़बरदस्ती NICU में रख लिया है, पर जितना मैं जानती हूँ उतना वैसे करते नहीं हैं। हमें भी चाहिए होता है कि फ़र्स्ट कॉन्टैक्ट मदर और फादर जितने जल्दी रूम इन कर सकें बच्चे को मदर के साथ, उतना अच्छा बच्चे के लिए होता है। तो वो सारे पीडियाट्रिशियंस और न्यूनेटल स्पेशलिस्ट को पता होता है। हैविंग सेड दैट, आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप जब डॉक्टर से बात करेंगे वो डिटेल में हमेशा आपको बता देते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं आपको डाउट हो रहा है तो आप कोई सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एट टाइम्स व्हाट वी हैव सीन कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो रोता नहीं है, एंड इट्स अ बिग कंसर्न। डॉक्टर्स एंड ऑल लाइक अब क्या होगा। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद कई बार नहीं रोता है? देखिए, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझनी, क्योंकि इसका मतलब इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस भी होते हैं। जब एक बच्चा दुनिया में आता है उसको ज़ोर से रोना होता है, जब तक वो रोएगा नहीं तब तक उसका ब्लड सप्लाई उसके ब्रेन तक और बाकी ऑर्गन्स तक पहुँचेगा नहीं। सर्कुलेशन तभी अच्छा होगा जब बच्चा रोएगा अच्छे से। तो अगर वो रोया नहीं है, इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। डॉक्टर्स इसलिए उस समय ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत के तुरंत अगर हम लोगों ने उनको रिससिटेट कर दिया बच्चे को, मतलब? यानी कि उसको एफर्ट्स डाल दिए, उसको हम लोगों ने अगर उसकी पहले देखते हैं हम लोग कि ब्रीदिंग रेट उसकी ठीक है कि नहीं, उसका हार्ट रेट ठीक है कि नहीं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ एफर्ट्स डालते हैं, जैसे हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो CPR भी करते हैं बच्चे का। तो ये वाली सारे एफर्ट्स के बाद अगर आ जाता है बच्चा ठीक से, अगर उसका रोना आ जाता है, उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हो जाते हैं, इसका मतलब वो एक अच्छी लंबी लाइफ जिएगा, है ना। अगर इसमें कोई डिले होता है तो कभी कभी प्रोग्नोसिस ख़राब हो जाती है, यानी आगे की लाइफ का जो न्यूरोलॉजिकल रिस्क है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी फैसिलिटी में बच्चा डिलीवर कराया जाए। इसको हम लोग पेरीनेटल एस्फिक्सिया भी कहते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया। क्या बोलते हैं? पेरीनेटल एस्फिक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया भी कहा जाता है कि बर्थ के तुरंत बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद अगर बच्चा नहीं रोया तो उसको ये ऑक्सीजन और ब्लड जो सप्लाई है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जगह डिलीवरी कराई जाए जहाँ पे न्यूनेटोलॉजी सर्विसेज भी हों, जहाँ पे बच्चों वाले डॉक्टर भी हों, और वहाँ ऑब्वियसली स्त्री रोग विशेषज्ञ तो होंगे ही। तो एक अच्छे से हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी चाहिए। इसीलिए होम डिलीवरीज़ को, नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को हम लोग मना करते हैं कि ये मत कराएं। तो रूरल एरियाज़ में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर पेरीनेटल एस्फिक्सिया यानी बर्थ एस्फिक्सिया को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, टाइमली 24 to 48 आवर्स में उसको ठीक से मैनेजमेंट नहीं मिला, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस आते हैं। आगे चल के सेरेब्रल पॉल्सी का रिस्क बन सकता है, बच्चे को डेवलपमेंटल डिले या मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। इसलिए डिलीवरी हमेशा ऐसी जगह करानी चाहिए जहाँ आपको सारी सर्विसेज मिल रही हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल। एंड अगर आपके किसी वजह से छोटी जगह पे भी डिलीवरी, किसी नर्सिंग होम में भी डिलीवरी करानी पड़ गई है, कोई पास में था, जो भी था, उसके बाद भी अगर आपके डॉक्टर ने बताया कि बर्थ एस्फिक्सिया है, तो डॉक्टर खुद ही बच्चे को एक ऐसी फैसिलिटी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ प्रॉपर NICU हो, ताकि बच्चे को वो वाली केयर मिल सके जिसकी उसको ज़रूरत है, जो वो बच्चा डिज़र्व करता है। सो ट्रू। आई रिमेंबर ये हमें लिए कहा गया था, जो हमारे लिए गायनी थी, उन्होंने कहा था कि आपकी इच्छा है, आपको यहाँ कराना है या फिर कहीं और कराना है, बट उनका भी यही पॉइंट था कि जहाँ भी कराइएगा कि टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, कि उस समय आप नीकू के लिए कहीं और भाग रहे हो, प्रेफर टू हैव वन प्लेस जहाँ पे सब इकोसिस्टम की सपोर्ट करे, क्योंकि वो जो डिले है दैट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द किड। हमने बात की थी अबाउट द गोल्डन टच। एग्जैक्टली उससे होता क्या है? इज इट जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग या फिर जेन्युइनली कुछ होता है बच्चे के अंदर अगर उसको टच मिलता है मदर का? देखिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट का एक नवजात शिशु के लिए बहुत ही सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि बच्चे की माता और पिता, माँ भी करा सकती हैं और पिता भी करा सकते हैं, जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। पिता से क्या होगा? बिकॉज वो तो हमेशा मदर के साथ ही रहा है पिछले 9 महीने तक। तो देखिए, अगर बच्चा तुरंत डिलीवरी हुई है उसकी, अभी बच्चे का जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर माँ को ही कराना है ना। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है, वो हम लोग उसको रैप कर चुके होते हैं, उसको हम लोग ने रूम में रख दिया है, उसके बाद जो पिता हैं वो भी करा सकते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि माता और पिता के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को एक इमोशनल, जो नवजात शिशु है उसको एक इमोशनल सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है, उसका हार्ट रेट, उसका रेस्पिरेटरी रेट रेगुलेट होता है,
टेम्परेचर रेगुलेट होता है, उसकी जो ब्रीदिंग है वो स्टेबलाइज होती है, वेट गेन होता है। अगर मदर के साथ उसका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, जिसको कंगारू केयर भी कहते हैं हम लोग, ये वाली जो चीज़ से इससे मदर का जो स्ट्रेस लेवल होता है और एंग्जाइटी लेवल्स होते हैं मदर के, वो भी कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स में हमने देखा है कि इससे बढ़ोतरी होती है। जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, जब उनके साथ माता पिता स्किन टू स्किन केयर प्रैक्टिस करते हैं, जब वो बच्चा NICU में है, जब आपके डॉक्टर्स अलाउ कर देते हैं, तो देखा गया है कि जो हॉस्पिटल स्टे की ड्यूरेशन है वो भी छोटी हो जाती है, नहीं बच्चा जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। करते कैसे हैं स्किन टू स्किन केयर? इसमें बच्चे को एक डायपर पहना लेते हैं, एक कैप पहना लेते हैं, बाकी सारे कपड़े हटा देते हैं और फिर माता या पिता के साथ उसको सीने पे लगा लिया जाता है। ये हर रोज़ अगर कोई 2 या 3 घंटे भी कर लेता है तो इससे ये वाले जितने मैंने बेनिफिट्स बताए ये बच्चे को मिल सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इतना ज़्यादा इसके अराउंड अभी बज़ हो रहा है कि ये कराना चाहिए। तो बिल्कुल ये अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। आपने बात करी अबाउट लाइक प्री मैच्योर डिलीवरी। व्हाट वी हैव सीन दैट जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं उन्हें जॉन्डिस होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बच्चा डिलीवर होता है तो लिवर जो है बच्चे का वो रिलेटिवली इमेच्योर है। लिवर मैच्योर होगा 7 से 10 दिन में। जब तक लिवर इमेच्योर है तो जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट जो लिवर को मेटाबोलाइज करना चाहिए था वो लिवर ठीक से कर नहीं रहा। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बिलिरुबिन भी कहते हैं वो ब्लड में घूम रहा है, उससे ब्लड येलो हुआ और उससे स्किन और आइज़ वगैरह सब कुछ येलो होने लग गई। और हमको उसके बच्चे के ना स्किन के और येलोइश और आइज़ की येलोइश डिस्कलरेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसका जो ब्लड लेवल है बिलिरुबिन का वो इतना ना बढ़ जाए कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करे और बच्चे का IQ अफेक्ट हो। तो क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चा है, कुड सिंप्लीफाई दिस पार्ट फॉर द आम जनता। या सो जब एक बच्चा डिलीवर होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका लिवर इमेच्योर होता है और जो लिवर है वो 7 से 10 दिन में मैच्योर होता है, मतलब परिपक्व होता है। जब तक वो लिवर मैच्योर नहीं हो जाता तब तक जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, जो लिवर यूजुअली मेटाबोलाइज करता है, वो तो लिवर ठीक से मेटाबोलाइज कर ही नहीं पा रहा क्योंकि लिवर अभी इमेच्योर है। ये जब जैसे 10 डेज़ पे लिवर मैच्योर हो जाएगा, बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है लिवर मेटाबोलाइज करेगा और उसको स्टूल, पॉटी से, यूरिन से निकाल देगा। लेकिन जब तक लिवर मैच्योर नहीं हो रहा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये ब्लड में घूम रहा है। जब ब्लड में घूम रहा है तो ब्लड को ये वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम साइंस में बिलिरुबिन भी कहते हैं, वो ब्लड को येलो बना देता है। उसकी वजह से जो बच्चे की स्किन है, त्वचा है, जो आँखें हैं, ये भी पीली हो जाती हैं। और अगर देखा जाए तो हमें बच्चे के पीले वाले डिस्कलरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही लिवर मैच्योर होगा वो अपने आप से ठीक भी हो जाएगा। पर हमें इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि ब्लड में ये जो बिलिरुबिन है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये इतना ना बढ़ जाए कि वो ब्रेन में गलत इफ़ेक्ट्स कॉज करे। जैसे आगे चल के बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन हो या उसको झटके आने लग जाएं या उसके ब्रेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो इस वजह से सारे बच्चों को हम लोग डिस्चार्ज जब होता है हॉस्पिटल से उसके बाद बुलाते हैं। अब आपने मुझे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जॉन्डिस चेक करने के लिए। आपने मुझसे पूछा कि प्री मैच्योर बच्चों में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा पहले ही आ गया है, समय से पहले आ चुका है बच्चा दुनिया में, तो उसका लिवर इमेच्योर ज़्यादा टाइम के लिए है और ज़्यादा तरीके से है। तो इस वजह से उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मेटाबोलाइज कराने में लिवर को और भी टाइम लगने वाला है। इस वजह से प्री मैच्योर बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेक सेंस। हाउ अबाउट फॉर्मूला फीडिंग? बहुत बज़ है इसके अराउंड, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं इसके अराउंड। कुछ मदर्स कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ इतना था नहीं, आज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द सप्लीमेंट्स एंड ऑल द फार्मूलाज ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग एनी डे इज़ अ बेटर ऑप्शन, राइट? बट अगर कोई मदर नहीं कर पा रही है प्रोड्यूस मिल्क, सो व्हाट ऑप्शन डज शी हैव? देखिए, ये इस चीज़ की भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो मदर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है मिल्क, मदर्स हमेशा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, है ना, क्योंकि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बन रहा होता है दिमाग में। अनलेस एंड अनटिल मदर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होगा कि मदर नहीं कर पा रही है। जो इकलौती चीज़ मिल्क के प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है वो होती है स्ट्रेस, है ना। अगर मदर की तबीयत ख़राब है, वो किसी भी वजह से स्ट्रेस में है, तनाव में है, तब ऐसा हो सकता है कि ये जो हार्मोन्स इनका प्रोडक्शन कम हुआ और ये जो मिल्क प्रोडक्शन है वो उसकी वजह से कम हो गया। तो अगर हम ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं मदर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, यहाँ पे हमने और स्ट्रेस दे दिया, यहाँ हमने उसके स्ट्रेस को, मदर के स्ट्रेस को रीइंफोर्स कर दिया।
तो पहली बात तो नहीं कर पा रही तो नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। अगर मदर मिल्क नहीं भी प्रोड्यूस कर पा रही है तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क में एडवांटेजेस हैं वो एकदम पैरामाउंट है, वो बहुत सारे हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग को हम प्रेफरेंस दें। बट अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई कर लिया है, आप पीडियाट्रिशियन से मिल चुके हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल चुके हैं, आप लैक्टेशन काउंसलर से भी मिल चुके हैं, आपने हर तरीका अपना लिया, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है लैचिंग में, अटैचमेंट में, पोजिशनिंग में, किसी भी वजह से बच्चे और आपका कोऑर्डिनेशन अगर बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल फॉर्मूला दे सकते हैं बच्चों को। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट तब ज़्यादा नहीं होगा कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसका शारीरिक, उसका मानसिक विकास तब ज़्यादा अच्छा होगा जब उसकी माँ खुश रहती है, जब घर का जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल रहता है। अगर एक मदर पूरे समय गिल्ट में ही मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, अब क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को कुछ दे नहीं पा रही, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे वो कैसे संभाल पाएंगे अपने बच्चे को? उनका पूरा फिक्सेशन, उनका पूरा ध्यान तो सिर्फ इस चीज़ में है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूस कर रही हैं कि नहीं। तो वो नहीं करना है, क्योंकि मिल्क की फैक्ट्रीज नहीं है मदर्स तो माँ है, उनको पूरा देखना पड़ेगा बच्चा। एक और चीज़ होती है जहाँ पे दे वुड स्टोर द मिल्क, क्या वो प्रैक्टिस सही है कि आपने मिल्क निकाला, आपने स्टोर किया एंड देन इन द एंटायर डे आपने बच्चे को फीड किया? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर फार्मूला और एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क के बीच में मुझे चूज़ करना हो तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेटर, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ हैं। तो फार्मूला में कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है, ईयर इन्फेक्शन से, न्यूमोनिया से, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आस्थमा, एलर्जी से बचा लेता है। तो इस वजह से एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे 4 to 6 आवर्स चल जाता है, फ्रिज में रखते हैं तो 24 आवर्स, फ्रीज़र में रखते हैं तो डिफरेंट सराउंड, मतलब डिफरेंट सेटिंग्स के हिसाब से अगर हम देखें नॉर्मल इंडियन फ्रिज में रखा हुआ है हमने, तो वो 1 महीना भी चल जाता है। जब तो फ्रिज या फ्रीज़र से निकाला जाता है तो उसको गर्म पानी के किसी बर्तन में उस बॉटल को स्वर्ल कर सकते हैं, और जब टेम्परेचर उसका ऑप्टिमाइज हो जाए तो फिर बच्चे को दे सकते हैं। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि सपोज अगर आपने एक्सप्रेस किया ब्रेस्ट मिल्क को, उसके बाद क्या करना चाहिए मदर को? अच्छा, सो जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क है वो बिल्कुल दिया जा सकता है बच्चे को। और एक्सप्रेस, आपने ब्रेस्ट मिल्क अपना एक्सप्रेस किया, आप अगर रूम टेम्परेचर, अगर आपको लगता है कि आप अभी थोड़ी देर में ही बच्चे को पिला लेंगे, तो 4 से 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे भी वो मिल्क ख़राब नहीं होगा। ओके। अगर आपने ये वाला जो मिल्क है वो फ्रिज में रख लिया, फ्रिज के डोर में रख लिया, तो वो 24 घंटे तक चल जाएगा। ओके। अगर आपने फ्रीज़र में रख लिया तो हर सेटिंग के हिसाब से ये चेंज होता है कि कितने टाइम तक चलेगा। एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं हम लोग, फ्रीज़र में रखते हैं अगर हम लोग, तो वो 1 महीने तक चल जाता है मिल्क, है ना। ऐसे तो लोग 4-4 महीने तक भी रखते हैं, पर हम कहते हैं कि हमारे पास कल्चर की सुविधा नहीं है, तो 1 महीने तक चल जाएगा। जब भी उस मिल्क को फ्रिज या फ्रीज़र से निकाला जाता है तो हम गर्म पानी के बर्तन में उस बॉटल या वो जो मिल्क बैग है उसको स्वर्ल कर लेते हैं, उसको घुमा लेते हैं, उससे जो उसका टेम्परेचर है, तापमान है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और फिर हम बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपने मिल्क निकाल लिया ये वाला, तो वापस फ्रिज में रखेंगे तो 2 ही घंटे चलेगा, तो उसको उतना निकालिए जितना आपको लगता है आपका बच्चा कंज्यूम कर पाए। एंड इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स, जो फॉर्मूला मिल्क है वो एट पार तो नहीं है, बट देन और कोई और ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। एग्जैक्टली, जो फॉर्मूला मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क को सबसे ज़्यादा अच्छे से मिमिक करता है, मतलब वो सबसे नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट है ब्रेस्ट मिल्क का। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसको फॉर्मूला मिल्क बीट नहीं कर सकता। बट अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो पा रहा तो फॉर्मूला मिल्क इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। फॉर्मूला मिल्क के अलावा एनिमल मिल्क जो लोग देने लग जाते हैं, यहाँ हमें परेशानी हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क कॉस्टली भी होता है, वो हम समझते हैं कि वो कॉस्टली भी होता है, उसको स्टरलाइज भी, उसको प्रिपेयर करने में टाइम लग जाता है, उसको बॉटल को स्टरलाइज करना है, बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। तो अक्सर पेरेंट्स ना एनिमल मिल्क देने लग जाते हैं, जो आज की जनरेशन के बच्चे बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे नवजात शिशु होते हैं, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, इनकी आंतें इमेच्योर होती हैं, और क्योंकि उनकी आंतें इमेच्योर हैं तो जो एनिमल मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है, ये उनकी आंतों के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चों को बार बार एलर्जीज़, आस्थमा, एक्जिमा, रिकरेंट इन्फेक्शंस, जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं जैसे कि डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, और प्लस आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया होने का भी रिस्क हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ द फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मूला, उसके बाद बिल्कुल ही परेशानी हो जाए तभी आप एनिमल मिल्क पे जाए, नहीं तो अवॉइड कर लेंगे तो बच्चे के लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। A lot of debate has been there around the use of milk, the animal milk. हम जो adults हैं, हमको बोला जाता है कि
एनिमल का मिल्क आप अवॉइड करिए, बिकॉज इट इज़ द वाइट पॉइजन, ऐसे लोग कहते हैं कि नो मैटर हमारे कल्चर में रहा है कि दूध तो पीना ही चाहिए, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, बट दूध पीने के बाद भी आज हड्डियाँ मजबूत नहीं हैं, आज भी घुटनों में से आवाज़ें आती हैं. सो पीपल से दैट बिकॉज ऑफ द वेज इन विच इट इज़ बीइंग फेच्ड, वो सही नहीं है. एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रूअल्टी होती है, जो पस होती है, द वे हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. सो एनिमल मिल्क कब देना चाहिए बच्चे को, या देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, 1 साल की उम्र पे अगर मुझसे कोई पूछता है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, फर्स्ट बर्थडे के बाद जब आता है, मुझसे कोई पूछता है कि फार्मूला मिल्क दें कि एनिमल मिल्क दें, तो मुझे एज अ पीडियाट्रिशियन पता है कि अब बच्चा शायद 1 साल की उम्र पे एनिमल मिल्क डाइजेस्ट कर पाएगा. अब उसको उतनी एलर्जीज, इन्फेक्शंस वगैरह होने के चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एनिमल मिल्क. तो हम हमेशा कहते हैं कि एनिमल मिल्क क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो महंगा वाला फार्मूला क्यों ख़रीदना. और एट द एंड ऑफ द डे फार्मूला प्रोसेस्ड ही होता है ना. तो हमें लगता है कि नहीं, फिर आप एनिमल मिल्क ट्राई करें. अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे कि कफ, कोल्ड, लूज मोशन, वॉमिटिंग, रैश होती है, तब आप वापस फार्मूला मिल्क पे स्विच हो जाएं. एंड इवेंचुअली जो इंडियन बच्चे हैं वो 2 साल तक तो एनिमल मिल्क टॉलरेट करने लग ही जाते हैं. तो 1 साल के बाद एनिमल मिल्क दे सकते हैं आप, अगर बच्चा टॉलरेट कर रहा हो, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के. लेकिन एनिमल मिल्क की भी ना लिमिट्स बना दी गई हैं अब, है ना. जैसे कि 1 साल के बाद 1 to 2 ईयर्स तक 700 ml पर डे अगर आप एनिमल मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, तो इट इज़ मोर देन इनफ. उससे ज़्यादा नहीं. हाँ, इन अ डे 24 आवर्स में मैक्सिमम, तो इट इज़ मोर देन इनफ. तो वो 700 ml में पनीर भी आ जाएगा, चीज़ भी आ जाएगा, कर्ड भी आ जाएगा, मतलब सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का इक्विवेलेंट भी आ जाएगा. 2 साल के बाद आप 500 ml पर 24 आवर्स पे लिमिट कर दीजिए उसको, मिल्क को. तो वो इस तरह से हम लोग करते हैं कि जो मिल्क है वो हम लोग एनिमल मिल्क पे स्विच हो जाते हैं 1 ईयर के बाद, बिकॉज इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं, बिकॉज वो प्रोसेस्ड है. शुगर भी हो सकती है, प्रोसेस्ड जो फार्मूला मिल्क होता है. तो इसलिए हम लोग 1 ईयर के बाद तो एनिमल मिल्क पे स्विच करते हैं, लेकिन हम लिमिट बना देते हैं. इसलिए कि अगर बच्चा एनिमल मिल्क ज़्यादा पिएगा तो फिर उसको बाकी सारी चीज़ों के लिए भी एपेटाइट कम हो जाता है. न्यूट्रिशियस, जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड आइटम्स होते हैं, बच्चे को उसके लिए कोई रुचि नहीं रह जाती, बच्चे बॉटल पकड़ के घूमते रह जाते हैं. इस वजह से हम लोग टोटली मिल्क जो है वो कम करना शुरू कर दिया हमने. तो आपने कहा कि इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से यू रेकमेंड टू गो फॉर द एनिमल मिल्क. या इकोनॉमिकल प्लस जो वो प्रोसेस्ड है एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर मेरे पास वो ऑप्शन जो कि लेस प्रोसेस्ड है वो अवेलेबल है, तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स वो लेस प्रोसेस्ड जो ऑप्शन है उसको पिक करें. हाउ डू यू कंपेयर? एक कैटेगरी है लाइक ब्रेस्ट मिल्क, सबसे ऊपर. उसके बाद 2 ऑप्शन हो गए, लाइक फार्मूला और एनिमल मिल्क आफ्टर एन ईयर, राइट. हमें पता है कि जो एनिमल मिल्क है वो ह्यूमंस के लिए सही नहीं है इन अ वे, क्योंकि पता नहीं हम लोगों को कि वो दूध की सोर्स है कहाँ से. अगर आपके घर में अपनी गाय है एंड यू हैव मेंटेन्ड एंड बहुत अच्छे से रखा है आपने, तो ठीक है, तो भी आप दे सकते हैं. बट अगर आपने जो पैकेट्स आते हैं कंपनीज के, अगर आपने वो दूध दिया, तो वो कितना हेल्दी है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस्ड पाउडर. तो यहाँ बात हो रही है 2 के बीच में कि कौन सा ज़्यादा हानिकारक है. सो बेसिकली देखिए, 1 साल तक तो मजबूरी है, मैं एनिमल मिल्क बच्चे को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हम, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी. 1 साल तक हमने पाउडर 1 साल के बाद अगर मेरे पास ऑप्शन ये है कि दोनों चीज़ों के ऑप्शन है कि मुझे प्रोसेस्ड जो उसका फॉर्मूला है वो देना है कि एनिमल मिल्क देना है, तो मैं एनिमल मिल्क चूज़ करूँगी, क्योंकि ये रिलेटिवली लेस प्रोसेस्ड है. अगर मेरे पास जो पेरेंट है वो अपनी बताएंगे कि मैं एंग्शियस हूँ बिकॉज आई डू नॉट, मेरे को अपने बच्चे को ये वाला मिल्क नहीं देना, एनिमल मिल्क, मुझे उसका सोर्स नहीं पता, मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, आप मिल्क ही छोड़ो, आप दूसरे सोर्सेज ले लो कैल्शियम के और प्रोटीन के, है ना. तो मैं वो बोलूँगी. और 2 साल के बाद हम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क भी रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं 2 साल तक. हाँ, 2 साल के बाद ठीक है, तो वो हम प्लांट बेस्ड भी शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन रहेगा तो ठीक, पेरेंट्स चूज़ करते हैं फार्मूला देना, लेकिन हमारा ये रहता है कि जितनी जल्दी बच्चे को नॉन प्रोसेस, नॉन पैकेज चीज़ों पे ले आएँ मेडिकली, उतना हमारे लिए अच्छा होता है. तो अगर मैं 1 साल की उम्र के बाद फार्मूला प्रिस्क्राइब करने लग जाऊँ तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा. तो एनिमल मिल्क हम देते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन होता है तभी हम बोलते हैं अब ठीक है फार्मूला ले लो आप. तो अगर रिएक्शन हो रहा हो कि एनिमल मिल्क सूट नहीं कर रहा तो फार्मूला दिला ही देते हैं. प्रायोरिटी इज गिवन टू नॉन प्रोसेस्ड ओवर कि वो दूध की सोर्स क्या है, अननोन सोर्स, वो तब भी चलेगा एज कम्पेयर टू गिविंग अ प्रोसेस्ड थिंग. बट इट्स आयरॉनिकल कि जब बच्चा पैदा हुआ और अगर उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला तो वो 1 साल तक उस प्रोसेस्ड फूड पे रहा.
बिल्कुल आयरॉनिकल है, तभी ना एंटीनेटली हम शुरू कर देते हैं सारी की सारी काउंसलिंग्स, ठीक है। जब बच्चा अभी डिलीवर भी नहीं हुआ है, गर्भावस्था के दौरान ही जब मदर्स जाती हैं, फादर्स जाते हैं काउंसलिंग में, तब हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनको इनकरेज करने लग जाते हैं। लेकिन वही एट द एंड ऑफ द डे देखना है हमें कि कैसे हम लोग के बच्चे हेल्दी होंगे। कोशिश करनी है कि नेगेटिव चीज़ों पे स्टक ना रहें, और तभी हम आगे निकल पाएंगे। तो सांस ले रहे हैं वही इतना मुश्किल हो गया आजकल, फिर भी सांस तो लेनी है, अच्छे से लेनी है। दिल्ली वालों का यही दुख है कि सांस नहीं आती है। लैचिंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी जो मदर्स हैं वहाँ पे लैचिंग नहीं हो पाती है। आई गॉट टू नो यूरोप में एक जानने वाले हैं, फ्रेंड्स ही हैं, दे बिकेम पेरेंट्स रिसेंटली, एंड दे सेड कि उनके यहाँ एम्स्टरडम में 1 हफ्ते तक गवर्नमेंट की तरफ से एक नर्स थी जो आई रही, मिडवाइफ बोलेंगे उनको, हु केम टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंडिया में तो हमारी मदर इन लॉ वही सब मिडवाइफ बन जाती हैं, हु सेज कि हमें सब पता है, गुड। लेकिन लैचिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए वी हैव एक्सपर्ट्स इन द हॉस्पिटल फॉर श्योर, बट स्टिल कई बार नहीं हो पाता है फीमेल से, एंड देन द कल्चर इज़ नॉट दैट ओपन दैट दे कैन आस्क द मदर इन द हाउस कि मैं इसको लैच कैसे करूँ, एंड शी बैटल्स एंड शी लाइक स्ट्रगल्स ऑल बाय हरसेल्फ। वो स्ट्रेस और बढ़ता जाता है, एंड देन द गिल्ट ट्रिप कि अरे मैं अपने को फीड नहीं कर पा रही हूँ अपने बच्चे को, एंड the society as such would make you feel bad. Yeah. So लैचिंग का सही प्रोसेस क्या है, अगर आप समझा सकते हो इन सिंपलिस्टिक वर्ड्स या कुछ वेज? ये लैचिंग, सब पहली बात तो मदर्स को ये समझना होगा कि 10 to 12 डेज तो लग जाएंगे प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग को इस्टेब्लिश होने के लिए। किसी भी पेरेंट के पास ना कोई ऐसी गाइड बुक नहीं होती कि यार आ गया मेरे पास बच्चा, मुझे तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन है। हर रोज़ बच्चा कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, हर रोज़ वो बच्चा कुछ ना कुछ एक नया दे रहा होता है आपको। हर रोज़ एक नया मूड स्विंग, कभी बच्चा मन से पिएगा, कभी बच्चा बिल्कुल नहीं पिएगा। और हम इतना हम लोग हाईली एक्टिव इन्वायरमेंट में आजकल रहने लग गए हैं। हमें सारी की सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत चाहिए, हमारे पास पेशेंस ख़त्म हो गया है। डे 1 पे जब बच्चा माँ के पास आता है और मदर उसको फीड कराने की कोशिश करती हैं, और जब वो नहीं करता, उस पॉइंट से मदर्स जो हैं वो परेशान होना शुरू हो जाती हैं। मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसको 7 से 10 दिन लगने हैं कोऑर्डिनेशन में। बच्चे को सकलिंग आती है, वो उसका इनहेरेंट रिफ्लेक्स है, बच्चा अंदर से सीख के आया है सकलिंग। मदर का मिल्क प्रोडक्शन होना ही है अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। सो मदर का मिल्क प्रोडक्शन भी होना है और बच्चे को भी सकलिंग आती है। बात सिर्फ दोनों के कोऑर्डिनेशन की है, तो उस कोऑर्डिनेशन में 10 से 14 दिन लगेंगे, और उतना तो हम लोग को एफर्ट देना पड़ेगा, उतना प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। होता क्या है, पहले दूसरे तीसरे दिन ही पहले माँ को लगता है नहीं आ रहा, फिर घर के बड़े लोगों को भी लगने लग जाता है अरे इसका तो दूध ही नहीं आ रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा, तो सारे लोग बोलने लग जाते हैं। तो वो स्ट्रेस से ही प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कम हो जाना है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग स्मूथली हो सकती थी 10 से 14 दिन में, वो चीज़ 3rd या 4th डे पे ही हो जाती है। अब तो नहीं हो सकती, हमें तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा। मदर्स को लगता है हाय मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, शुरू के 3 से 5 दिन तो कैपेसिटी होती नहीं है, उनका जो स्टमक होता है बहुत ही छोटा होता है साइज़ में। 2 या 3 बार सकल करते हैं बच्चे और बच्चे सो जाते हैं, ये नॉर्मल पैटर्न होता है। धीरे धीरे करके उनकी एक्टिविटी बढ़ती है और एक्टिव फीडिंग बढ़ती है। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम लोग देखते हैं, जो गड़बड़ी देखते हैं, जो हम लोग परेशानी देखते हैं मदर्स को जब लैच नहीं करता है, वो ये कि बस बच्चा जो है निपल का जो टीट वाला पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन, उसको खींच रहा होता है, क्योंकि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड है, उसको तुरंत के तुरंत मिल्क चाहिए, उसको मेहनत करने का बिल्कुल मूड नहीं है, और मदर के पास पेशेंस नहीं है। एग्जैक्टली। सो जो ब्लैक वाला पोर्शन है निपल्स में, उसको बच्चे के मुँह में डालना होता है, वो एरियोला होता है, वो जब मुँह में जाएगा तब जाके ऐसा होगा कि मदर को पेन होना बंद होगा, तब मदर थोड़ी देर और कंसर्टेड एफर्ट दे पाएंगी बच्चे को। और इसमें तो लगेगा टाइम, हर रोज़ 7 to 8 टाइम्स ट्राई करते हैं, 10 से 14 दिन तक ट्राई करते हैं, तब ऐसा होता है कि हाँ ठीक है अब भी नहीं हो रहा तो अब क्या। तो उससे पहले तो कोई परेशानी नहीं है, और फॉर्मूला हमेशा स्टैंड बाई रहता है। तो पहले हमेशा हम बोलते हैं कि पहले ब्रेस्ट फीडिंग ट्राई करिए, कम से कम 30 मिनट्स का एफर्ट कर लीजिए। उसमें मेरा बच्चा सोया, रोया, लैच किया, नहीं किया, वो बच्चे की मर्ज़ी है। 30 मिनट्स आपने ट्राई करके देख लिया है, फिर उसके बाद बच्चे को जेंटली अटैच करिए और कटोरी चम्मच से एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला ऑफर कर दीजिए। तो धीरे धीरे करके बच्चा 20 मिनट्स में एक्टिव फीडिंग सीख जाएगा। तो इससे क्या होगा, मदर्स भी नहीं थकेंगी, वो एफर्ट, वो प्रैक्टिस सेशंस भी चलते रहेंगे, और धीरे धीरे करके ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, अगर इसके बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला दे दिया तो क्या बुरी बात हो गई, कुछ नहीं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आहे मेरे बच्चे को ये हो गया, मैंने क्या किया अपने बच्चे के साथ, नहीं। आपका काम बस इतना है कि आप बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान दें,
है ना, ये बस नहीं है काम कि हाँ ठीक है ब्रेस्ट फीडिंग कराया तो आई एम अ गुड मदर, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया इसका मतलब तो बैड मदर। डेफिनेशन ही गुड मदर की होगी कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग करा पा रही हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। बहुत सारी मदर्स हैं who are just feeling guilty about not being able to do what they are supposed to do. Yeah, exactly. So that's not good. Mothers should always feel confident. For how long should breastfeeding be done? सो देखिए, अगर WHO की गाइडलाइंस देखें और IYCF जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग गाइडलाइंस हैं, इनके हिसाब से 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। 6 मंथ्स के बाद ठोस आहार शुरू हो जाता है, बच्चे के सॉलिड फूड्स शुरू हो जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए 2 साल या उससे बियॉन्ड भी। अगर हम AAP यानी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस देखें तो वो भी ये कहते हैं कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फिर आप ठोस आहार शुरू कर दीजिए और कम से कम 1 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। उसके बाद बच्चे और माँ के इच्छा अनुसार आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो कब तक करानी है इसकी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, ये व्यक्तिगत परिस्थितियों पे अपने खुद के पर्सनल सर्कमस्टांसेस से माँ को डिसाइड करना है उनके लिए क्या सूटेबल है, क्या कन्वीनियंट है, किस में उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, किस में उनको खुद को खुशी मिल रही है, वो उसके ऊपर है। जिस चीज़ में उनको ठीक लगेगा वही आगे करना चाहिए। देयर इज़ वन मोर लाइक एरिया जहाँ पे जो मदर को सही लगता है नहीं लगता है, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। उन्हें कहा जाता है कि ये लड्डू बने हैं घी में, गोंद में, शक्कर में, इसको खाओ। और पोस्टमार्टम के बाद ऑलरेडी जो मदर है वो इतने स्ट्रेस में है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है और न्यूट्रिशन के नाम पे उनका वेट 20 किलो और बढ़ जाता है। Exactly, हाँ. जब वो खुद को देखती है वो और उसमें आते हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरी बॉडी के साथ। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वेट इंक्रीज करने का, इन द नेम ऑफ हेल्थ, इन द नेम ऑफ जच्चा बच्चा सही रहेगा, ये जा किस तरफ रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बैलेंस डाइट रहे, बट ये हो क्या रहा है? जो लाइक लड्डू हैं इनका क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है ना इसका एक बहुत ही मतलब नहीं पुरातन समय से चला आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पिछली जनरेशन्स थी उसमें होता क्या था कि जब कोई डिलीवरी होती थी तभी माँ पे ध्यान दिया जाता था, उसके अलावा फीमेल्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था। ओह माय गॉड, यहाँ तो फेमिनिज्म वाली बात हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो ध्यान देने के चक्कर में वो रस्म जैसी चलती गई कि प्रेगनेंसी के समय इतना खिलाना है, प्रेगनेंसी के बाद इतना खिलाना है, तभी दूध आएगा तभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जो भारतीय प्रथा है, हर जो चीज़, हर संस्कृति में जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह से रिलेट कराती हैं बच्चे और माँ को कि माँ पे इसी टाइम पे ध्यान दिया जा सकता था, तो इसी टाइम को फेमस बना दिया गया कि लड्डू तो खिलाने पड़ेंगे। पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें उस तरह से अडाप्ट करने की भी ज़रूरत है। जब हमारे पास आते हैं 2 या 3 महीने के बच्चे, उनकी मदर्स आती हैं हमारे पास और बच्चे को एक्जिमा हो रहा है, एलर्जीज़ हो रही हैं, और हम बोलते हैं कि आप अपनी डाइट से मिल्क थोड़ा कम करा दो क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, क्योंकि उनकी डाइट में भी अगर मिल्क ज़्यादा रहेगा तो भी बच्चे को एलर्जीज, आस्थमा, एक्जिमा के देखा हमने कि रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है। मदर की डाइट में दूध ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो बच्चा है उसको एक्जिमा हो सकता है। हाँ, एक्जिमा, रैश बॉडी पे, ये सारी चीज़ सेंसिटिविटी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंट स्टूल्स हो सकते हैं, नीचे वाले एरिया जो पॉटी वाला एरिया है वहाँ पे रैश हो सकती है। तो हम जब बताते हैं कि देखो आप अपनी डाइट से थोड़ा कम करने की कोशिश कर लें तो पता चलता नहीं, वो तो 2 ग्लास सुबह पीने हैं, 2 ग्लास शाम को पीने हैं, तो दूध आएगा कैसे? आपके दूध पीने से दूध थोड़ी आएगा। सिमिलरली आपके गोंद के लड्डू खाने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि हमेशा से हमें पता है कि लैक्टेशन, जो भी मदर्स दूध बना रही हैं, जो दूध पिला रही हैं, उनको जो कैलोरी कंजम्पशन उनका काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी की तरफ से, जो उनकी कैलोरी वेस्ट हो रही है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो तो एक प्रथा है कि चलो तुम खा लो, कम से कम जो तुम एक्स्ट्रा जा रहा है वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन आज की डेट में जब मदर्स अपना डाइट का खुद ध्यान रख पा रही हैं तब इस प्रथा को फोर्स करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो फिर मदर ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है उसका बेसिस वहाँ था, रूट्स वहाँ थी, लेकिन वो आज के लिए थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि आजकल जो मदर्स हैं वो थोड़ा समझदार हो गई हैं और वो अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान रख पाती हैं। इंटरेस्टिंगली ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कि अब तुम 1 नहीं, अब तुम 2 हो, तो तुम खाना 2 लोगों के हिसाब से खाओ। एंड वो बच्चा कितना खाता होगा, यू नो, हार्डली फ्यू ग्राम्स, बट द लेडी इज बीइंग आस्क्ड टू ईट इक्वलेंट टू लाइक 2 पीपल्स लाइक फूड, राइट? और ऐसा होता है बाद में भी, नहीं आपको उसको अब फीड भी करना है तो और खाओ और खाओ और खाओ। सो इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि कितना न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए इन द एंटायर डे फॉर अ मदर, अ न्यू एज मदर?
ऐसा कोई नंबर आइडिया तो अच्छा, नंबर कोई वाला दिक्कत नंबर नहीं तो नहीं है। मैं इतना बता Cut this. सकती हूँ कि ये वाला जो चीज़ होती है ना कि हाँ 2 लोगों का खाना आपको एक को खाना पड़ेगा, सो ये वाली चीज़ का भी कोई बेसिस नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि ये देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान अगर मदर एक संतुलित आहार खा रही हैं, एक बैलेंस डाइट खा रही हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम जो उनका वेट गेन है वो अप्रोप्रिएट रहेगा, ऑप्टिमल रहेगा। अगर उन्होंने पैकेज फूड खा लिया, प्रोसेस फूड खा लिया, ज़्यादा खा लिया खाना, तो उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है और तब हमारे बच्चों में एक मैक्रोसोमिया नाम की परेशानी हो सकती है। मैक्रोसोमिया, हाँ, मतलब जो बच्चे हैं उनका वेट नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो इसलिए अप्रोप्रिएट वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं ना कि 2 के बराबर खाओ या 3 के बराबर खाओ, वो भी गलत है। बहुत ज़्यादा वेट गेन अगर प्रेगनेंसी में हो जाएगा तो वो बच्चे के लिए नुकसान तो करेगा, डिलीवरी के टाइम भी प्रॉब्लम आ सकती है, मदर को और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है, ज़बरदस्ती नहीं खिलाना होता है। and it's like so tough for the female to lose weight after pregnancy. वो जाता ही नहीं है, वो टायर बन जाता है यहाँ पे, and she feels so bad about herself कि वो पहले शेप में थी, but then and then the guilt is कि इसकी वजह से मैंने अपना शरीर ख़राब कर दिया, that kind of thought does pop up in a lot of females head. एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है कि जब बच्चा पैदा हुआ अगले 40 दिन तक सिर कवर कर लो, सॉक्स पहन लो, गर्म कपड़े पहन लो, बिल्कुल, चाहे बच्चा मई जून में पैदा हुआ हो तो एसी बिल्कुल नहीं रहेगा बच्चे के लिए। एंड वी वर सरप्राइज्ड बिकॉज आवर लिटिल वन वाज बोर्न मंथ ऑफ अप्रैल एंड द डॉक्टर सेड कि ऐसा कुछ नहीं है, 24 डिग्री पे एसी चलाओ, राइट, सीधा हवा ना लगे, बस इसका ध्यान रखो। वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, वो एलियन नहीं है, उसको सिर्फ एक लेयर ऑफ कपड़ा और दे दीजिए आप, दैट्स इट। और मदर को बिना बात की नहीं, आप बिल्कुल समर्स में भी आप वो सॉक्स सब कुछ क्या ग्लव्स पहन के बैठो, तो इसके पीछे क्या रिचुअल है, क्या क्या प्रथा है? बेसिकली देखिए, जो साइंटिफिक बेसिस है इस चीज़ का वो सिर्फ इतना है कि जो बच्चे होते हैं वो शुरू वाले टाइम में वेट लॉस करते हैं। फर्स्ट 7 to 10 days बच्चों का वेट लूज़ होता है ना, वेट लूज़ होगा, और अगर बच्चे को ठंड लगेगी यानी हाइपोथर्मिया होगा तो बच्चे का वेट लॉस ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको गेन कराने में टाइम लग जाता है। और बच्चे को क्योंकि हाइपोथर्मिया यानी ठंड लग रही है, वेट लूज़ हो रहा है, तो इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि शुरू वाले टाइम में बच्चे का हीट लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया है, वो इतना रैप कर देते हैं एक के ऊपर एक स्वाडल, एक के ऊपर एक स्वाडल, कि बच्चे को बुखार ही आ जाता है। आते हैं हमारे पास बच्चे, बुखार है, कपड़े कम किए, ठीक हो गया। सो उस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। अगर बच्चा तुरंत आया है दुनिया में तो आपने एक कॉटन की वेस्ट पहना दी, उसके ऊपर फुल स्लीव से कपड़े पहना दिए, उसके ऊपर एक और लेयर बना दी, बस ठीक है। आपने उसको कैप पहना दी, मिटन्स पहना दिए, सॉक्स पहना दिए, बस ठीक है। लेकिन 2 to 3 weeks में फिर आप लीनियंट हो सकते हैं। आप बच्चे के हैंड्स और फीट टच करके देखिए, अगर आपको लग रहा है ठंडे तो फिर आप रूम का टेम्परेचर बढ़ा लीजिए या फिर उसके नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ा लीजिए कपड़े के ऊपर, बच्चे के ऊपर। लेकिन अगर आपको लग रहा है नॉर्मल है, बच्चा आराम से है, तो फिर ठीक है, उसको गर्मी में नहीं रखना है, कंफर्टेबल रखना है। मदर्स पसीने में जूझ रही होती हैं और बिल्कुल पसीना हो रही होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं हो रही है, परेशान भी हैं, मतलब डिप्रेशन भी हो रहा होता है, सब एक साथ होके और परेशानी हो जाती है घर पे, तो वो नहीं करना है। आपने अभी कहा था कि जो बेबी है, सॉरी, अगर मदर ज़्यादा खाएंगी तो वो ओबीस हो जाएंगी और बच्चा भी ओबीस हो सकता है, मतलब ओवरवेट हो सकता है जब पैदा होगा उस टाइम पर। हाँ, तो राइट मेजर क्या है कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है? देखिए, अगर मैं इंडियन बच्चों की बात करूं तो एवरेज वेट इज़ 2.5 kg, है ना। 2.5 to 3.5 kg जो है वो ठीक है। अगर लगता है कि बच्चा 3.5 to 4 kg से ऊपर है तो वो थोड़ा सा लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज माना जा सकता है, और फिर बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ एज पर द डेटा, एक रिपोर्ट है 2024 की जहाँ पे कहते हैं कि ईच सर्विंग ऑफ सेरेलैक इन इंडिया कंटेन्स मोर दैन 2.7 grams ऑफ एडेड शुगर। और अगर हम ये कंपेयर करते हैं विद द वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पे सेरेलैक में शुगर नहीं होती है। देखिए, ये जो सेरेलैक है और जो प्रोसेस फूड्स हैं वो हम लोग ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करते हैं। अगर कभी कोई पेरेंट कहीं जा रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है खाना बनाने की या किसी और तरीके से बच्चे को खाना देने की, तब भी हमारा यही रहता है कि वंस अ डे इज़ मोर देन इनफ। अगर आपको देना पड़ रहा है किसी वजह से, तो वंस अ डे से ज़्यादा सेरेलैक आपको दिन में नहीं देना चाहिए।
और अब हम लोगों ने ये भी पूछा, जो फार्मूला कंपनीज़ हैं और जो सेरेलैक वाली कंपनीज़ हैं, इनसे हमने पूछा कि आप क्यों दे रहे थे हमारे बच्चों को ज़्यादा, बाहर वाले बच्चों को जब नहीं है। तो उनका ये है कि ये सारा कुछ अप्रूव था ऑलरेडी, एंड सबको पता था कि इसमें इतना शुगर है, और वो बस तो वही अभी एकदम से पता चला हमें, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी आई। लेकिन द थिंग इज, शुरू से ही हमेशा ही पैकेज और प्रोसेस फूड जितना कम हो सके उतना अच्छा है बच्चों के लिए। तो सेरेलैक के जगह जो दलिया है, खिचड़ी, रागी, सूजी, ओट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं। घर पे बनाया हुआ सेरेलैक, बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाती है यूट्यूब पे, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, मखाने, पोहा, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो बनाइए। और थैंकफुली आजकल लोग बना भी रहे हैं। उतना ज़्यादा प्रोसेस फूड मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। अभी हाल ही में आई मेट रेवंत. Revant is a food farmer guy. Yeah. I felt so thankful to him because of his mission, his awareness is like awareness. It's like never before we had so much awareness. The public had so much awareness. So मतलब लगता है कि हम अभी तक वही चीज़ें खाए जा रहे थे and nobody like reminded us कि this is like poison for our body, but it was there. How do you look at it? आज की डेट में हमने बात करी थी पहले भी कि जो पिता का रोल है वो क्या रहता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में. मैक्सिमम नरेटिव्स आर अराउंड मदर एंड अ चाइल्ड. फादर को ये पूछता ही नहीं है. फादर इज लाइक barely concerned in the entire equation. I understand कि पहले के ज़माने में फादर यूज्ड टू गो आउट एंड अर्न द ब्रेड. आज भी ऐसा होता है अधिकतर फैमिलीज़ में, लेकिन स्टिल आज फादर्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं. तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, या फिर barely matters? नहीं, बिल्कुल. जितना माँ का रोल बच्चे की लाइफ में क्रूशियल है, उतना ही पिता का रोल भी क्रूशियल है. और इतनी सारी स्टडीज़ हो रही हैं और इतनी सारी स्टडीज़ में रिपोर्टेड है कि जहाँ पर पेरेंटिंग में जो फादर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, वहाँ बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मनिर्भरता जो है, उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर जो पेशेंस है बच्चे के अंदर, सोशल स्किल्स, लैंग्वेज, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, वो देखा गया कि हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं. तो वो डायरेक्टली लीनियर प्रपोर्शन है उसका, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं कि फादर का कितना इन्वॉल्वमेंट है. तो कई बार फादर्स आते भी हैं हमारे पास और पूछते हैं कि हम कैसे इन्वॉल्वमेंट दिखाएं. उनको पता ही नहीं है. कि पता ही नहीं है कि their father like, hey, ऐसे ही होता है. They have no idea. So basically हम हमेशा यही कहते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए. जो बच्चे की एजुकेशन है, जो हेल्थ है, कोशिश करें कि आप भी उन विजिट्स में आएँ बच्चे के साथ. साथ ही ये तो जो जर्नी है ये तो पेरेंटहुड वाली हो तो प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है. तो एंटीनेटल विजिट्स में जब मदर अपने आप को दिखाने जा रही हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, जब डिलीवरी हो रही है बच्चे की, तो हमेशा फादर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे वो एक्टिवली प्रेजेंट रहें. इसके अलावा बच्चे के साथ खेल कूद, जो बाकी की गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, कि अपने आप को एक्सप्रेस करिए अपने बच्चे के सामने. जितना आप अपने आप को इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, बच्चा समझेगा कि उसका भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ओके है. तो वो जो फियर वाला फैक्टर रहता है ना, मुझे अपने पिताजी से डर लगता है भाई, वो नहीं आएगा. एक्चुअल रिस्पेक्ट आ जाएगी. तो बच्चे को समझाइए, उसके लिए रोल मॉडल बनिए कि खुल के प्यार कैसे किया जाता है, खुल के रोया कैसे जाता है, खुल के खुश कैसे हुआ जाता है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फादर के पर्सपेक्टिव से. Else we'll have animal part 2. Yeah, I know. ये भगवान. Yeah. Can happen. अच्छा बताओ कि आपने बात की कि जो पेरेंट्स हैं, जो फादर हैं, they should accompany the mother and the baby to the hospital whenever, like जहाँ भी हो, अच्छा रहेगा. जो वैक्सीनेशन है, हम जब गए थे वैक्सीनेशन के लिए, तो हमें डॉक्टर ने बोला कि 2 ऑप्शंस हैं, एक है पेनलेस और एक है पेन वाली. तो हमने कहा ये क्या होता है? तो कहते हैं इसमें बच्चे को पेन नहीं होगा. मैंने कहा कि जब इंजेक्शन लगाओगे तो पेन होगा ना. कह रहे हाँ कि तब तो पेन होगा, बट देन उसके बाद बच्चे को इंटरनली वैसे पेन नहीं होगा. तो वी वर रूथलेस पेरेंट्स, वी लाइक नहीं इसको जो पेन वाला है वही लगाओ. वी वर कंसर्न अबाउट द एफिकेसी ऑफ इट, कि दोनों में एफिकेसी किसकी ज़्यादा है. ऐसा ना हो कि अगर पेनलेस है तो उसकी एफिकेसी कम हो जाए, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज कम्पेयर टू अ मोमेंट्री पेन ऑफ अ फ्यू आवर्स. तो पहली चीज़, दोनों चीज़ें होती क्या है, पेनलेस और पेन वाली वैक्सीन, कौन सी बेटर है,
कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है आपके अनुसार? अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी मैं इसको आंसर करने की कोशिश करती हूँ. सो बेसिकली जो पेन और पेनलेस वाली वैक्सीन्स हैं, ये नोमेनक्लेचर ही गड़बड़ है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो पेन वाली वैक्सीन है उसमें पेन होगा और पेनलेस में पेन नहीं होगा. जब नीडल जाएगी तो दर्द तो होता है, बस आफ्टर इफेक्ट्स का डिफरेंस होता है. जो पेनलेस वैक्सीन्स हैं उसमें फीवर, इरिटेबिलिटी और स्वेलिंग कम होती है, और जो पेन वाली वैक्सीन है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी ज़्यादा होती हैं. जो पेनलेस वैक्सीन है उसमें अगर वाली प्रॉब्लम्स हुई तो 12 to 24 आवर्स तक यूजुअली रिजॉल्व हो जाती हैं, और जो पेन वाली वैक्सीन्स हैं उनमें वाली प्रॉब्लम्स 48 to 72 आवर्स तक भी रह सकती हैं. अब ये जो वैक्सीन्स हैं पेन और पेनलेस, ये हैं क्या? ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन वैक्सीन है. ये 6-in-1 वैक्सीन भी बोलते हैं. इसमें डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है जिसको हम वूपिंग कॉफ भी कहते हैं, जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली इन्फेक्शन होता है बच्चों में. इसके अलावा पोलियो है इसमें, इसके अलावा टिटनस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है और हेपेटाइटिस बी है. इन 6 डिजीज़ के अगेंस्ट ये वाली वैक्सीन बनाई गई है. तो इसमें DPT में जो P है ना, पर्टूसिस, उसकी वजह से जो वैक्सीन्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है. मतलब एक होता है ए सेलुलर पर्टूसिस और एक होता है होल सेल पर्टूसिस. जो होल सेल पर्टूसिस है वो होती है हमारी पेन वाली वैक्सीन. इसमें ऐसा होता है कि जो सेल वॉल होती है वो भी होती है, जिसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. और जो पेनलेस वाली वैक्सीन है इसमें इसी वाले जो सेल वॉल है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आफ्टर इफेक्ट्स का इंसिडेंस कम हो जाता है. तो आप अगर मेडिकल एफिकेसी की बात करेंगे तो बहुत सारी ऑनगोइंग स्टडीज़ चल रही हैं. जो पहले वाली स्टडीज़ थी वो कहती थी जो होल सेल पर्टूसिस है, यानी जो पेन वाली वैक्सीन्स हैं, वो ज़्यादा एफिकेशियस है, उसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आती है. और जो अभी वाली स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि दोनों मोर और लेस इक्वल है, तो आप कोई भी लगवाएंगे बच्चा जो है प्रोटेक्टेड रहेगा. तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सकता है, अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं, जो पीडियाट्रिशियन का प्रेफरेंस हो आप उस तरह से जा सकते हैं. तो ये डिफरेंस है मोटा मोटा पेन और पेनलेस वैक्सीन के बीच का. अंडरस्टूड. आई वाज सरप्राइज्ड कि जो प्राइसेस हैं वैक्सीनेशंस के वो कितने अलग अलग हैं. इफ़ यू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, इफ़ यू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. एक साल तक हमें पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन है उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू वॉट वी पेड फॉर द एंटायर 1 year. एंड हम जब गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो वैक्सीन पेड था, जो मे बी आफ्टर एन ईयर था या क्या था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. सो आई इवन गॉट टू नो दैट देर आर सर्टन वैक्सीन्स रिकमेंडेड बाय WHO जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, बट प्राइवेट वाले कहते हैं कि ये 2 वैक्सीन्स और लगने चाहिए. वो क्यों लगने चाहिए? देखिए बेसिकली ये वाली बात बिल्कुल सच है. गवर्नमेंट जो है हमारी वो बहुत ध्यान दे रही है अभी हेल्थ पे, जो हेल्थ बजट पे, हमारे बच्चों पे, इन्फेंट मोर्टालिटी पे, वैक्सीनेशंस पे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दैट. जो गवर्नमेंट में वैक्सीन्स हैं वो टोटली फ्री हैं, है ना. हम हमेशा कहते हैं कि जो 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, 9 months ये वाली जो वैक्सीन्स हैं वो आराम से गवर्नमेंट में लगवाई जा सकती हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड अनलेस और अनटिल नहीं हमें तो वो प्राइवेट वाला चाहिए कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा ठीक चाहिए, हमें बेटर चाहिए, तब तक यूजुअली कॉर्पोरेट्स में लोग आएंगे नहीं वैक्सीन के लिए, तो वो पर्सनल चॉइस हो जाती है. लेकिन एट द सेम टाइम जो वैक्सीन्स, और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ट्राई कर रही है सारे के सारे डिजीज़ को कवर करने का. पहले गवर्नमेंट निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगाती थी, अभी गवर्नमेंट लगाने लग गई है. पहले इंजेक्टेबल पोलियो नहीं लगता था, अभी लगने लग गया है. गवर्नमेंट ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ेस जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेस हैं उनको कवर करने का. तो गवर्नमेंट भी अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में वैक्सीन्स को ऐड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अभी तक गवर्नमेंट ने ऐड नहीं करी हैं, एंड आई एम वेरी श्योर इन द नेक्स्ट 3 to 4 years गवर्नमेंट उनको भी ऐड कर लेगी. तो इसलिए वो वाली जो वैक्सीन्स हैं, जैसे कि टाइफॉइड वैक्सीन है, या चिकन पॉक्स वैक्सीन है, या हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये वाली जो वैक्सीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं लगती हैं, अगर अफोर्डेबिलिटी हो, अगर प्रैक्टिकलिटी हो, तो वो पेरेंट को बच्चे के लिए लगवा ही लेनी चाहिए कॉर्पोरेट में. क्योंकि ये वाली जो डिजीज़ेज़ है ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी कॉज कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कॉज कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं. तो गवर्नमेंट लेकर आएगी ये वाली वैक्सीन्स भी, लेकिन जब तक वो आती है, जब तक ये अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका मतलब बस इतना है कि वो अभी तक शेड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो आ जाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि गलत वैक्सीन्स लग रही हैं.
ये इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वैक्सीन्स लग रही हैं। तो वो जो वैक्सीन्स हैं वो लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि कोई एक बच्चा है अगर उसको टाइफॉइड हो जाता है, हम सोचते हैं नहीं मैं नहीं लगवाना मुझे टाइफॉइड, हम हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे अच्छे से, लेकिन अगर उसको टाइफॉइड हो जाता है तो 10 दिन की एंटीबायोटिक्स तो लगेंगी ही लगेंगी। इसके अलावा अगर वो सिवियर टाइफॉइड हो गया तो बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इतना रिस्क नहीं लेना है। जो चीज़ें गवर्नमेंट में नहीं लग रही हैं प्लीज़ 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 वो कॉर्पोरेट में लगवा लीजिए, अगर अफोर्डेबिलिटी या प्रैक्टिकलिटी हो। So true. I would say that as new age parents, we had this thing in our head कि यार जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना वहाँ पे like गंदगी काफ़ी होगी, हाइजीन होगा कि नहीं होगा, तो विल गो विद द प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे एटलीस्ट चीज़ें अच्छे से मेंटेन होंगी। और मे बी आफ्टर एन ईयर व्हेन वी हैड टू गो फॉर अनदर like वैक्सीन एंड वी like got to know कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चीज़ें like फ्री होती हैं, तो वी सॉ कि इतना बुरा हाल भी नहीं है जितना हमने सोचा था अपने जहन में कि बहुत ही गंदगी होगी। सो सर्टनली इफ़ यू हैव एन ऑप्शन टू गो टू नियर बाय हॉस्पिटल। या एंड अभी इतना अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही घुसना है, इतनी भीड़ में घुसना है। छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, भीड़ भी नहीं होती है। वेंसडे मेरे को जितना गुड़गांव का पता है जहाँ मैं रहती हूँ, वेंसडे वैक्सीनेशन होती हैं, आराम से जाके लगवा के आ सकते हैं। पेरेंट्स खुश ही रहते हैं जब जाते हैं तो। और जो उसके साथ जो ग्रोथ और डेवलपमेंटल चेक्स होते हैं उसके लिए हम पीडियाट्रिशियन को विजिट कर सकते हैं। It was smooth, yeah, absolutely. When we went there, they did have a separate like center जो कि अलग था as compared to the entire crowd that we were expecting. Yeah, it is very smooth. So government is putting in efforts and we are very very grateful for that. अच्छा, ऐसे और कौन से like myths हैं या फिर misconceptions हैं around like vaccinations that parents might have? या बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला मिथ तो यही आ जाता है हमारे पास कि जो वैक्सीन्स हैं वो सेफ़ नहीं है, उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, जब भी कोई वैक्सीन अप्रूव करी जाती है उसकी रिगरस टेस्टिंग होती है, उसको लाइसेंस मिलता है, तभी वो अप्रूव होती है, तभी वो मार्केट में आती है। तो वैक्सीन्स पूरी तरीके से बच्चे के लिए सुरक्षित होती हैं। दूसरा होता है कि कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे पोलियो है, कभी एक हफ्ते पहले मेरे पास एक पेरेंट आए, वो तो इरेडिकेट हो गया है, इसकी ज़रूरत क्या है, अब पोलियो ख़त्म हो चुका है, इसकी लगवाने की ज़रूरत क्या है। सो अभी भी अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और भी छोटे छोटे देशों में पोलियो के केसेस आ रहे हैं। अगर अभी हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया तो ये केसेस बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में वापस से फैल सकते हैं वाले केसेस। तो वैक्सीनेशन बंद नहीं करनी है। कभी कभी ये भी बोलते हैं कि किसी वैक्सीन से ऑटिज़म हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी भी स्टडी में नहीं कहा गया है। इसके अलावा कभी ये बोलते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है, वैक्सीन्स जो हैं ये तो डॉक्टरों की फसाड है, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, हमें नहीं कराना वैक्सीन, बच्चा अपने आप से स्ट्रांग होगा। देखिए, नेचुरल इम्यूनिटी ना, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी आती है, पर नेचुरल इम्यूनिटी में बहुत सारा रिस्क है। अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए इन्फेक्शन, तो उसे इरिवर्सिबल पैरालिसिस होगा, उसके डेथ होने का रिस्क होगा। वैक्सीन वाली इम्यूनिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो वैक्सीन वाली इम्यूनिटी एनी डे नेचुरल इम्यूनिटी से बेटर है, ज़्यादा सेफ़ है। तो वैक्सीन्स लगवाना ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। जानलेवा इन्फेक्शन से बच्चे को बचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, वहाँ आप नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। ऑल्सो जो मिसकंसेप्शंस रहे हैं अराउंड, एक था लाइक बॉटलिज्म मैंने बात की थी। हाँ, तो क्या होता है बॉटलिज्म? सो इन्फेंट बोटलिज्म एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो लेस देन 1 साल के बच्चे, 12 महीने से कम के बच्चों में अक्सर पाई जाती है, जो हनी कंज्यूम करते हैं। जो शहद है उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो बच्चे की बॉडी में बोटुलिज्म नाम की एक गंभीर बीमारी कॉज कर सकता है, जिसमें पैरालिसिस हो सकता है बच्चे को, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इस वजह से शहद, चाहे वो कितना भी शुद्ध शहद हो या कोई भी शहद वाला प्रोडक्ट, 1 साल से कम के बच्चे में देना इज़ नॉट एडवाइजेबल, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो राजा का बेटा था उसने शहद ही पहले चाहता था कि हाँ पहले शहद इसको खिलाओ तभी रो। हाँ, तो बिल्कुल, देखिए अक्सर बोलते हैं कि भाई राजा महाराजाओं के बच्चों ने तो भी खाया था, उनको कुछ नहीं हुआ। और हम हमेशा कहते हैं आपको कैसे पता है कि कुछ नहीं हुआ। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तब थी, है ना, और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अब है, जो शिशु मृत्यु दर तब थी और जो अब है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय बच्चों को इतनी जानलेवा बीमारियां हो जाती थी, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, बच्चों की इतने सारे बच्चे एक साथ डेथ हो जाती थी बच्चों की, और पता ही नहीं चलता था कि क्यों। अब जब हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास प्रूफ्स हैं कि देखो ये वाली बीमारी इस चीज़ से हो रही है, तो जानबूझ के कोई एक ऐसी प्रथा को अपनाना सिर्फ ये सोच के कि पहले तो किया करते थे, पहले कुछ नहीं हुआ, वो गलत हो जाएगा। तो वो नहीं करना है।
अभी वी वर एट द एयरपोर्ट एंड डायपर चेंजिंग स्टेशन होता है, वहाँ गए थे, तो बाहर लिखा हुआ था कि नॉक करके अंदर जाएं कि अंदर मदर हो सकती है। डन। तो मेरी जो वाइफ है सुखलीन, उन्होंने किया नॉक, तो उन्होंने बोला कि वेट, ठीक है, वेट किया। 5 मिनट बाद और वेट किया, वी हैड टू मूव ऑन। तो जब नॉक किया, बोला कि आप आ जाइए, तो अंदर गए, तो जो बच्चा है वो आईपैड लेके लगा हुआ है और मदर कुछ खिला रही है उसको। फर्स्टली वो जगह का मिसयूज़ हो रहा था क्योंकि वो जगह इसके लिए थी, बट देन दिस एंटायर थिंग अराउंड कि बच्चे को गैजेट दे दो एंड उसके बाद ही वो खाना खा पाएगा। क्या करें? देखिए, स्क्रीन टाइम तो एक्चुअल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इस पे हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब होता क्या है, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो करके काम करना सीखते हैं। मतलब द किड्स लर्न बाय डूइंग। वो जब करेंगे तभी वो सीख पाते हैं। अब ब्रेन डेवलपमेंट के क्रूशियल पीरियड पे हमने उनके हाथ में थमा दिया मोबाइल या टीवी या आईपैड या जो भी। अब इस टाइम पे जो उनके न्यूरल पाथवेज बनने चाहिए वो तो बन नहीं रहे। जो स्क्रीन्स हैं उसमें कलर्स हैं, लाइट है, कंट्रास्ट है, सब फास्ट मूव हो रहा है। बच्चा फैसिनेट हो गया, बच्चे का ब्रेन अडिक्ट हो गया। और ये 1 वे कम्युनिकेशन है, बस बच्चे को इनपुट मिल रहा है, बच्चे की तरफ से कोई इनपुट नहीं जा रहा वहाँ। तो क्या हुआ, स्पीच डिले हो गई, डेवलपमेंटल डिले हो गया, और जो ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो ब्रेन का डेवलपमेंट रुक गया, वो नहीं हुआ। इसके साथ ही क्योंकि वो स्क्रीन फास्ट पेस्ड है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में बच्चों के हाथ में स्क्रीन्स, तो इतना फास्ट पेस्ड है, इतना फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, तुरंत के तुरंत रिफ्रेश करना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जब इतनी रील्स आ रही हैं तो वो फास्ट पेस के चक्कर में फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे स्टैब्लिश होता है बच्चे के दिमाग में। अब किसी के भी दिमाग में अगर कोई भी फियर है, साथ में स्ट्रेस भी आएगा, एंग्जाइटी भी आएगी, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, फोकस नहीं बन रहा है, अटेंशन नहीं बन रहा है। जो बच्चा इतने अच्छे से बड़ा होना चाहिए था, उसका एक ब्रेन का हिस्सा तो हमने रोक के रख लिया, हमने तो उसको एकदम अबॉर्ट कर दिया है कि भाई तुमको तो बढ़ने ही नहीं देंगे। तो ये गलत है। तो स्क्रीन टाइम तो हमें कुछ भी करके रोकना होगा। आईपी की गाइडलाइंस पे आई और कई बार हम बताते रहते हैं, लेकिन वही ना, सुनने वाले भी तो चाहिए। सो बेसिकली लेस देन 2 years के बच्चे में 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अगर 2 to 5 years का बच्चा है तो 1 hour ऑफ सुपरवाइज स्क्रीन टाइम इज़ ओके। अगर 5 to 10 years का बच्चा है तो 2 hours ऑफ सुपरवाइज स्क्रीन टाइम इज़ ओके। लेकिन इसमें कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चे को एक्सेस नहीं करने देना है। सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट, जो स्पोर्ट्स कंटेंट है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर कंटेंट है, वही एक्सेस करने देना है। और जो 10 to 15 years का बच्चा है, उसके लिए जो स्क्रीन टाइम है उसको बाकी की एक्टिविटीज़ के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे कि उसको आउटडोर एक्टिविटी 1 घंटे की करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। 9 hours ऑफ स्लीप टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल की एक्टिविटी, होमवर्क है, पीयर एक्टिविटी, फैमिली मील्स, ये सारी चीज़ों के लिए अगर कहीं पे भी लग रहा है कि कोई भी एक चीज़ में बच्चे की एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, तो स्क्रीन टाइम अकॉर्डिंगली रिड्यूस कर लेना चाहिए। तो ये जो स्क्रीन्स बच्चों को दे रहे हैं हम, ये बिल्कुल गलत है, ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, डॉक्टरों को क्या ही होता है, आपने तो बोल दिया, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी देखना होता है बच्चा, हम क्या करेंगे, हमें इतना काम होता है। सो बेसिकली जो आज़ादी के पहले वाला टाइम था ना, उसमें जब लोगों के 8-8, 9-9 बच्चे हुआ करते थे और सब रो रहे होते थे और इतना काम होता था क्योंकि इतनी गरीबी आ गई थी हमारे यहाँ, तो उस समय लोग अफीम चटा दिया करते थे कि बच्चा सो जाए, ठीक है। और वो भी यही बोलते थे कि कुछ नहीं होता, आपको क्या पता, जब काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन वो अफीम चटाना आज की जनरेशन को पता है ना कि वो चीज़ गलत है, वो नहीं कर सकते। सेम स्क्रीन के साथ हो रहा है। हम बस ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तो एस्केप है, आपको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन द पॉइंट इज़, जिस दिन जितना हमें समझ में आ रहा है ना कि बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, जिस दिन पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा कि भाई स्क्रीन से बच्चे का इतना नुकसान हो रहा है, उस दिन पेरेंट खुद ही कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे अपने बच्चे को इंगेज करने का, बिना स्क्रीन दिखाए। So true. I would love to add a perspective as a father and request all the new fathers कि they have to contribute. हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, नहीं यूज़ करना चाहिए, like avoid screen, engage with the kid. है tough. Good parenting is tough. Yeah. If you let them lose कि ठीक है अपने आप पल जाएगा, वो आसान है, बहुत आसान है। बट लोग कहते हैं ना कि पेरेंटिंग इज सेम फॉर एवरीवन। आई फील नहीं, गुड पेरेंटिंग इज़ टफ, जहाँ पे अगर मैं डेलिबरेटली अपनी एनर्जी, अपना टाइम दे रहा हूँ बिकॉज आई नो कि उस बच्चे को इंगेज करना है। आई एम नॉट गिविंग हिम अ डिवाइस
कि ठीक है अपना खेलता रहेगा, तो इट टेक्स योर एनर्जी. आपने काम के बाद उसके साथ इंगेज कर रहे हो एज अ मदर, एज अ फादर. टू कोट एन इंसिडेंट आई रिमेंबर, तो our little one, we never gave him any device. ठीक है, that meant कि we had to engage with him a lot. Fortunately, it worked very well in his favor. तो घर में AC का रिमोट है और लाइक फैन का रिमोट है ऑन ऑफ करने का. तो उसे पता है कि इससे ये ऑन करना है, ये ऑन करना है. दैट्स हाउ ही हैज़ लर्नड द एंटायर डेटा सेट. हम लोग किसी के घर गए हुए थे, तो वहाँ पे जो टीवी लगा हुआ था उसका रिमोट भी रखा होगा. तो उसने रिमोट उठाया, उसने ऊपर किया पॉइंट. ही डिड नॉट नो कि इससे टीवी ऑन होता है, बिकॉज घर में हमारे यहाँ टीवी ऑन नहीं होता है. वी डोंट वॉच टेलीविजन. सो उसने कभी देखा ही नहीं है कि इससे ये होता है ऑन. तो दैट्स अ फैक्ट कि अगर आप उसको नहीं वो इनपुट दोगे, वो एडिक्ट नहीं होगा. वेरी गुड, या एग्जैक्टली. एंड यस, at times I feel for all those females जहाँ पे उन्हें support नहीं मिलती है, and they have to do everything on their own. Fortunately, we have a house help who can take care of things, so we can focus on work as well and the kid as well. But I understand कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, और वहाँ पे जो मदर है she feels helpless कि मैं क्या करूँ. And that is where she says कि ठीक है यार, मुझे काम भी करना है. तो it's a more of a way to like survive the day, कि बस किस तरीके से सब कुछ बैलेंस कर लूँ. तो आई बिलीव एज अ मदर वो नहीं चाहेंगी कि उनका बच्चा लाइक नशे में रहे या फिर लाइक एडिक्ट हो जाए किसी चीज़ का. बट देन शी हैज़ नो ऑप्शन दैन टू गो विद इट. इज देयर एनी अदर वे हाउ शी कैन कीप द चाइल्ड एंगेज्ड? या सो अबाउट कीपिंग द चाइल्ड एंगेज, देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल भी हैं. बॉल्स हमने रख दी बहुत सारी, और ठीक है बच्चे का किसी एक चीज़ में फोकस नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे 3 to 5 डेज़ लगते हैं बस एक बच्चे को डी एडिक्ट करने के लिए स्क्रीन से. आपको बस 3 से 5 दिन का एफर्ट करना है, और बच्चा अपने आप से नई एक्टिविटीज़ में खुद ही ढूंढने लग जाता है. बोर्डम से उसको क्रिएटिविटी मिलती है, बोर्डम से उसको इमेजिनेशन आती है. तो जो एक्टिविटीज़ कुछ भी आपने उसको पेन पेंसिल पकड़ा दी, बच्चा ठीक है रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आपने नहीं दिया. 3 to 5 डेज़ के लिए आप स्ट्रिक्ट हो गए अगर, तो 6 डेज़ से आप देखेंगे बच्चे में चेंजेस आने लग जाते हैं. वो अपने आप से छोड़ देते हैं, बच्चे रेजिलिएंट होते हैं. इसके साथ ही अगर मुझे सिर्फ ऐसे बताना है कि नहीं, ग्रेजुअली हम क्या कर सकते हैं कि यार हम अपनी लाइफस्टाइल को, बच्चे की लाइफस्टाइल को स्क्रीन से फ्री कर सकें. सो बेसिकली देखिए, पहली चीज़ तो हमको खुद, जो पेरेंट्स हैं उनको खुद एक मॉडल बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा डिजिटल वेलनेस के लिए. जैसे कि जो डाइनिंग एरिया है, जहाँ हम खाना खाते हैं, वहाँ टीवी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए. जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे टीवी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए. अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको टीवी स्क्रीन्स के साथ खाना नहीं खाना है, मोबाइल स्क्रीन्स के साथ खाना नहीं खाना है. जब आप सोने वाले हैं तो उसके 1 घंटे के पहले मोबाइल टीवी बंद हो जाना चाहिए. तो इस चीज़ का ध्यान रखिए. दूसरा, बच्चों में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टीवी और स्क्रीन्स की वजह से डिजिटल आई स्ट्रेन की. उनकी आंखों पे भी बहुत ज़ोर पड़ता है. तो एक 20-20-20 मेथड होता है, जिसमें आप 20 मिनट्स टीवी देखने के बाद एक 20 सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं और 20 फीट दूर किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं. इससे भी डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो कम हो जाता है. और तीसरा, आप खुद एक रोल मॉडल बन सकते हैं जहाँ पर आप स्क्रीन्स के साथ मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं. मैं खाना खाते खाते टीवी देख रही हूँ, या फिर मैं काम करते करते टीवी देख रही हूँ, तो वो माइंडलेस वॉचिंग है ना, वो आपकी कम हो जाएगी. जब आपकी माइंडलेस वॉचिंग कम हो जाएगी तो बच्चे के लिए आप अपने आप से रोल मॉडल बन जाते हैं कि हाँ, हमें 1 घंटा देखना था ना. वो बच्चा विल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू दैट 1 घंटा. वो पूरे दिन को निकाल सकेगा बच्चा. ये नहीं सोचेगा अच्छा अनप्रडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ से. तो वहाँ जहाँ रूटीन मिलेगा बच्चे को, तो वो सेट होने लग जाता है. ट्रू. एक और इनपुट फॉर ऑल द पेरेंट्स, माई नीस, because my sister and my Jiju were working. So जो niece थी, she was at the mercy of the house help. And मेरी niece को, she was hardly like few years old, and उसकी जो आई का जो नंबर है वो बहुत बढ़िया था. क्यों? जो हाउस हेल्प थी, जस्ट टू टेक अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, फ़ोन दे दिया बच्चे को. एंड वो बच्चा सुबह से शाम फ़ोन को देख रहा है. नो मैटर आप मॉनिटर कर रहे हो लाइक CCTV के थ्रू एज पेरेंट्स, बट आप कितना देख पाओगे. एंड एज अ रिजल्ट इट कॉज डैमेज टू हर आइज. सो अगर पेरेंट्स ने अगर हाउस हेल्प रखी भी है तो भी दे शुड इंश्योर कि वो जो स्क्रीन टाइम है वो उस मेड के थ्रू ना हो. एग्जैक्टली. एल्स गोना गो बैड पे. हाँ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मतलब एज अ जनरेशन एट टाइम्स आई फील कि विद दिस आई इवन रेड कोको मेलन के नाम से एक गेम है. तो समवन सेड कि
कोकोमेलन जैसे गेम बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि इट इज़ मेड सो एडिक्टिव कि बच्चे की नज़र हटे ना। नज़र नहीं, वो दूसरे कमरे में कोकोमेलन की आवाज़ आती है और बच्चा यहाँ से भाग के जाता है वहाँ। मतलब वो इतना एडिक्टिव है। और अगेन क्या कर सकते हैं, तो वही इतना ज़्यादा ज़रूरी है अलर्ट रहना और इस चीज़ के लिए विजिलेंट रहना ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। इट इज़ ऑफन सेड दैट द फर्स्ट 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। ऐसा क्या होता है फर्स्ट 2 years में? जो न्यूरल सिनाप्सेस हैं, जो न्यूरल पाथवेज हैं, वो इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पे होते हैं। हाँ, जो 6 to 18 months का टाइम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सिनाप्टिकल कनेक्शंस हो रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी टाइम पर होते हैं। तो ये टाइम जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसी समय पे बच्चा सब चीज़ें एक्सप्लोर करता है। वो हर चीज़ में, जैसे मैंने बताया कि वो कर करके ही सीखता है बच्चा, तो वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो अपनी लिमिट्स टेस्ट करता है, उसको चीज़ें समझ में आ रही होती है, माइलस्टोन्स उसके डेवलप हो रहे होते हैं। इस टाइम पे उसको कुछ एडिक्शन दे देना वो थोड़ा डेट्रीमेंटल हो जाता है। तो एज पेरेंट्स लाइक क्या करना चाहिए so that the first 2 years are the best years for the child's development? Or to add, we remember जब हमारा बेटा was hardly 5 months, I would say, we took him to the pool and we you know our parents were like, अरे what's like wrong with you? सर अभी 5 महीने का है वो, एंड वी सॉ सम वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे जो फॉरनर्स हैं वो तो उन्होंने उठाया और पटक दिया ना, अरे गया वो, बट दे वाज सो कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा। तो हमने उसको लाइक रेफरेंस लेते हुए कि नहीं, वी डिड अबाउट इट एंड वी ट्राइड दैट। स्पोर्ट्स एक और फील्ड है जहाँ पे शायद उसको भी समझ नहीं आएगा, बट द रैकेट ऑफ लॉन टेनिस और लाइक स्क्वॉश उसको दे दिया, तो वो रैकेट चाहे उसकी हाइट से बड़ा होगा, बट देन ही स्टिल लाइक गोज अराउंड इन द कोर्ट एंड प्लेज अराउंड। दिस इज वन। अदर engaging with him, going for walks, going to the nature, this is what we do with little one. ऐसी कोई चीज़ जो हमें और करनी चाहिए to build those synapses? देखिए, पहले जो 2 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए फर्स्ट 2 years में, क्योंकि बच्चे अगर हम देखें, अगर एज अ पीडियाट्रिशियन मैं बताऊं तो वो अपने आप से ठीक आगे बढ़ने के लिए ही बने हैं, है ना। तो बच्चास दे लव लाइफ, उनको आगे ही बढ़ना है, उनको जीना ही है, उनको बड़े होना है, उनको उनका दिमाग भी विकसित होना है। तो क्या 2 चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से ना करें कि इस वाले प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो? एक तो उनको जंक फूड ना दें, ठीक है, शुगरी चीज़ें ना दें, और दूसरा उनको स्क्रीन्स ना दिखाएं। अगर आपने 2 चीज़ें नहीं दिखाई हैं तो आपने अपना 80% से ज़्यादा काम कर लिया, आपने अपने बच्चे को गड़बड़ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। इसके अलावा अगर मुझे देखना है तो फिज़िकल एक्टिविटी, जब हम बोलते हैं फिज़िकल एक्टिविटी, माता पिता बोलते हैं कि नहीं पूरे दिन दौड़ता भागता है, क्यों कराएं फिज़िकल एक्टिविटी? लेकिन अगर सुबह आप 5 से 10 मिनट भी एक 9 महीने 10 महीने के बच्चे के साथ एक रोल मॉडल बन के उसके सामने एक्सरसाइज का वो भी कर लेते हैं, योगा करने के पोजेस बन रहे हैं या ब्रीदिंग कर रहे हैं, और बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, बिकॉज वो तो मंकीज़ हैं बच्चे हमारे, जो आप करेंगे वो वही करते हैं। तो अगर वो करने लग जाते हैं और बच्चे की ग्रेजुअली एक हैबिट बन जाती है बाय 2.5 और 3 years कि सुबह उसके 5 से 10 मिनट के लिए मुझे जंप करना है, तो उससे कार्डियो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी कितनी बूस्ट होती है, उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, पूरा दिन कितने अच्छे से निकलता है। तो सुबह वाली जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ लॉन्ग एक अच्छी हैबिट को वो सेट करेगी। सिमिलरली 9 months का हुआ बच्चा, 10 months का हुआ बच्चा, हम उसको स्टोरी बुक्स दे सकते हैं जो टेक्सचर वाली होती हैं, या हम खुद बना सकते हैं घर पे। तो उसमें क्या होगा, बच्चा टेक्सचर फील कर रहा है, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होने लग गई, तो वो वाली चीज़ उसके लिए अच्छी है। ये मेंटल हैबिट्स जो अच्छी मेंटल हैबिट में आती है। इसके अलावा हमने एक सेंस ऑफ रूटीन दे दिया बच्चे को। हम हमेशा बोलते हैं द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज अ सेंस ऑफ रूटीन, क्योंकि उसका दिमाग इतना ओवरवेल्म्ड रहता है, इतने चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ अग्रेशन भी आना है, इरिटेबिलिटी भी आनी है, टैंट्रम्स भी आने, फूड फसीनेस आनी है, स्लीप इश्यूज़ आने हैं, इतना कुछ हो रहा है उसके साथ उसके दिमाग में कि अगर आप उसको एक सेंस ऑफ रूटीन दे देते हैं तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इतने बजे उठ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इतने बजे उठ रहे हैं, इतने बजे खाना खा रहे हैं, इतने बजे सोना है, ये नाइट रूटीन होगा जहाँ पे हम लाइट्स बंद करेंगे, तुमको अच्छे से पजामा पहनाएंगे, फिर तुमको सुलाएंगे। तो अगर रूटीन आ जाता है तो बच्चे के लिए मेंटल इमोशनल पीस आने लग जाता है। एनर्जी बॉडीज़ में क्या करना है, हमें उसको हेल्दी फूड ऑफर करना है जितना हम ट्राई करेंगे। और ये जो फर्स्ट 2 years होते हैं इसमें हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, है ना। हमेशा बोलते रहते हैं, पेरेंट्स का हमेशा ये वाला डाउट रहता है कि मैं कुछ खिलाती हूँ, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा। हमेशा ये वाला क्वेश्चन आता रहता है कि कुछ खाता नहीं है मेरा बच्चा। तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम आपसे कभी नहीं कह रहे कि आपको इतना खिलाना ही है,
आप हेल्दी फूड्स बार बार ऑफर करिए। ये मत सोचिए कुछ नहीं खा रहा है चलो दूध पिला दें, कुछ नहीं खा रहा है चलो जंक फूड खिला दें, कुछ नहीं खा रहा है मोबाइल टीवी दिखा के खिला दें। लेकिन आप हेल्दी फूड्स उसको ऑफर करते रहिए ताकि उसकी जो डाइट है, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, वो सारे हेल्दी फूड्स की तरफ, चॉइसेस जो है वो हेल्दी की तरफ जाने लग जाएं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आप कर सकते हैं फर्स्ट 2 years में, ताकि बच्चे का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, एक अच्छी लाइफस्टाइल आप बच्चे के लिए एस्टैब्लिश कर सकें। Routine, I would agree with you 100%. We made a conscious call कि we'll shoot a podcast in our home studio so that we can see a little one like grow up every single day. And we ensure that he sleeps at 7 p.m. and wakes up at 7 a.m. And we were so happy कि बस अब ये सो गया. And he followed the routine. उसको ये था कि बस लाइट ऑफ हुई, कैमरा लगा हुआ है, he looks at the camera and then he is off. And this really helped and it gave us the time as well to work on our stuff. एक चीज़ बताइए मुझे अबाउट द शुगर. आपने कहा कि जो जंक फूड है वो नहीं देना है. आई अंडरस्टैंड वो तो कभी देना ही नहीं है, बट स्टिल कभी कभी हो जाता है. जो शुगर है वो कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर तो आएगा ही आएगा, आप चाहे कितना भी अवॉइड करो, आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट एंड what is the right age when a baby can be introduced to sugar? Okay. सो बेसिकली अगर देखिए राइट एज की बात कर रहे हैं तो मेडिकली हम 1 year से पहले यानी 12 months की एज से पहले बच्चे को आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते. वो हमारी तरफ से बिल्कुल ही मना होता है. 1 year के बाद फिर जितना हम बोलते हैं जितना फैमिली फूड्स में है उतना देना है बच्चे को. हम चाहते हैं कि 1 year के बाद ऐसा ना हो कि बच्चे के लिए अलग खाना बनाया जा रहा है, घर वालों के लिए अलग बनाया जा रहा है. हम चाहते हैं बच्चा फैमिली फूड से खाए, फैमिली पॉट से खाए. तो हमारा ये रहता है कि फैमिलीज़ को अपनी खुद की शुगर इंटेक कम कर देनी चाहिए. हम हमेशा ये कहते हैं कि हफ्ते का एक दिन चूज़ कर लें, वो फ्राइडे है, वो सैटरडे हो, जो आपका मन हो, कोई भी एक दिन चूज़ कर लें, उस दिन आप शुगर खाएं. अगर आप बाहर जाके खा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ आप बहुत ही हैवी कैलोरी वाली शुगरी आइटम कुछ खाने वाले हैं, तो एक ही आइटम से सब लोग शेयर करके खाएं. ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सेपरेटली हो. तो ये वाला अगर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो अच्छा होता है. बाकी अगर मैं बात करूं कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, देखिए जो शुगर के लिए क्रेविंग है ना, ये गर्भावस्था से शुरू हो जाती है. जब मदर प्रेग्नेंट होती है, अगर उस समय उन्होंने जंक फूड खाया होता है, अगर शुगरी आइटम ज़्यादा खाए होते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड्स में भी वो वाले जो फ्लेवर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और बच्चे की टेस्ट प्रेफरेंसेस वैसी ही हो जाती हैं. सो सबसे पहली बात तो हम लोग को प्रेगनेंसी के ध्यान के टाइम से ही अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी शुरू कर देनी चाहिए. और उसके बाद जब बच्चा आता है 1 year तक बिल्कुल अवॉइड करना है आर्टिफिशियल शुगर और रिफाइंड शुगर. 1 year के बाद फैमिली पॉट से देना है. फैमिली पॉट में भी शुगर 1 week ही रखने की कोशिश करिए. धीरे धीरे करके जब हम लोग देखते हैं ना, शुरू से अगर अच्छी लाइफस्टाइल जो लोग रख रहे होते हैं, जो शुरू से अच्छी लाइफस्टाइल रख रहे होते हैं पेरेंट्स, हम देखते हैं कि जब 2.5 साल पे उनको ऑफ़र भी किया जाता है ना चॉकलेट की ब्रोकली, तो वो ब्रोकली पकड़ते हैं. सो इट इज़ डूएबल, किया जा सकता है, फ़र्क पड़ता है, काम करता है ये चीज़. अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को सेट किया हुआ है, बच्चे पे डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे, कोई डाउट ही नहीं है. आई एम श्योर यू मीट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एवरी सिंगल डे. तो आपके एक्सपीरियंस में अभी तक वो टॉप 10 मिथ्स अराउंड पेरेंटिंग क्या होंगे? टॉप 10 मिथ्स, ठीक है, बताने की कोशिश करती हूँ मैं. वैसे तो मुझे लगता है 100-200 तो मैंने सुन ही ली होंगी, लेकिन सबसे पहले तो काजल लगाना है ना, कि बच्चों की आंखों में काजल लगाएंगे, आंखें उनकी एकदम बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर सी हो जाएंगी. अब जो आंखों का शेप है, जो आंखों का साइज़ है, उसका तो जेनेटिक बेसिस है. जैसे मम्मी पापा का आंखों का साइज़, जैसे दादा दादी नाना नानी की, वैसे ही बच्चों की आंखें भी बनेंगी. तो काजल लगाने से कुछ नहीं हो रहा है ना. काजल लगाने से आंखों का जो शेप है, साइज़ है, वो बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन फिर भी अगर काजल लगाना है, यूजुअली लोग बोलते हैं टीका लगाना चाहते हैं, वो काजल का टीका लगता है ताकि नज़र ना लगे बच्चे को. अगर वो करना चाह रहे हैं तो कान के पीछे लगा लें, है ना, सर पे लगा लें, पैर के सोल्स पे लगा लें, कहीं पे भी लगा लें, पर आंखों पे मत लगाएं. इतना भी होता है कि बच्चे को पूरा बिल्कुल प्रॉपरली कंजंक्टिवाइटिस के साथ आया बच्चा, आई पूरा इन्फेक्टेड है उसकी, लेकिन वो काजल लगाई हुआ है उसका, मतलब मेरे को डक देखने में भी मुश्किल हो रही है, लेकिन काजल लगा हुआ है. तो ये जो मिथ है इसको तो बंद करना पड़ेगा. मोरोवर जो काजल आज की डेट में आता है वो भी सही नहीं आता है. सो जो भी मार्केट में काजल अवेलेबल है उसमें लेड होता है और भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है. जो घर पे काजल बनाते हैं, जैसे बादाम से या हल्दी से या घी से या किसी भी आयुर्वेदिक तरीके से जो काजल बनाया जाता है, उसमें कोई लेड तो नहीं होता, लेकिन उसमें कार्बन फिर भी होता है.
और प्लस अगर आपके आपके हाथ में ज़रा सी भी गंदगी हुई और वो आँख में चली गई बच्चे के, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क बन जाता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, शहद नहीं चटाना चाहिए। अभी अभी हमारी बात हुई, 12 महीने से पहले वाले बच्चे को शहद नहीं चटाना चाहिए। इसके अलावा आटा लोई और उपटन बच्चों के बहुत किए जाते हैं, और रगड़ रगड़ के कि इसका तो स्किन का जो कलर है बिल्कुल आज चमका देंगे, गोरा बना के रखेंगे। इंडिया में तो मतलब ऑब्सेशन है विद कलर। मतलब बच्चा आता है दुनिया में, डॉक्टर इसका कलर कैसा रहेगा, मतलब मैं जज नहीं कर रही, लेकिन द थिंग इज कि इतना हम फिक्सेटेड हैं बच्चों के कलर के लिए, उनकी स्किन के लिए, कि हम बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता हमारा। सो बेसिकली आटा लोई लगाना, बच्चे को उपटन लगाना कि उसके बाल हट जाएंगे, तो ये बाल तो हट ही जाने हैं सारे बच्चों के। जब बच्चा पैदा होता है तो सारे बच्चों के, नवजात शिशुओं के बाल होते हैं उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे बाल होते हैं, उनके हाथों पे बाल होते हैं, पैरों पे बाल होते हैं, कान में बाल होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये बाल अपने आप से गायब भी होने लग जाते हैं, कम दिखने लग जाते हैं। अगर आप आटा लोई से, उपटन से हटा भी लेते हैं इन बालों को, तो भी ये वापस आ जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे के शरीर पे रैश आ सकती है, दाने आ सकते हैं, बच्चे को परेशानी हो सकती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें उस उपटन में, जो सामग्री यूज़ करें, उसमें कुछ खुरदुरा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ खुरदुरा हुआ, बच्चे की त्वचा पे लग गया, खरोंच आ गई, तो इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। इसके अलावा बच्चे को जो गोरा करने का ये जो होड़ लगी हुई है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना। आप ही से मेरी बात हो रही थी, खूबसूरती का कोई रंग नहीं होता है ना। सो उस चीज़ का जो जेनेटिक नेचर है बच्चे का, वो तो जेनेटिक नेचर है, जो कलर है उसका तो जेनेटिक बेसिस है, आनुवांशिक तरीके से ही पता चलेगा कि बच्चे का क्या कलर रहने वाला है। तो आपके कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीका अपनाने से बच्चे का रंग थोड़ी बदल जाएगा। तो अपने बच्चे को अच्छे से मन से पूरा का पूरा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप अगर ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं मेरे बच्चे को ये वाला कलर अच्छा है, ये वाला कलर अच्छा नहीं है, तो वो अपने आप में बच्चे तक वो वाली हीन भावना आ जाएगी, और फिर तो कहाँ से मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ से उसमें आगे बढ़ने की ललक आएगी, जब उसके मन में ही आ गया है कि यार मैं तो हूँ ही अच्छा, ख़राब हूँ मैं। इसके अलावा और जो मिथ्स हैं उसमें एक तो मुंडन कराना बहुत ही फेमस है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब मुंडन सेरेमनी होती है तो पूरे घर वाले इकट्ठे होते हैं, तो एक सेरेमनी जैसी होती है, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। पर अगर मुंडन को मैं साइंटिफिकली देखूं, अगर आप इसलिए मुंडन कराना चाहते हैं कि मुंडन के बाद जो बाल आएंगे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो उनका वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, तो ये गलत है। क्योंकि जो बालों की क्वालिटी होती है, टेक्सचर होता है, उसका जेनेटिक बेसिस होता है। बच्चे का जेनेटिक्स क्या है, परिवार का जेनेटिक्स क्या है, बच्चे का खाना पीना कैसा है, पोषण कैसा है। तो अगर आपने मुंडन करा भी लिया तो भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाल जो है बहुत ही अच्छे थिक से आएंगे। जो बेबी हेयर होता है, जो बच्चों के, जो छोटे बच्चों के बाल होते हैं, वो बिल्कुल इमेच्योर से होते हैं, वो बिल्कुल मुलायम से और पतले से और कम रंग वाले होते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो 2 साल की उम्र तक, चाहे आपने मुंडन कराया हो चाहे नहीं कराया हो, ये जो इमेच्योर हेयर हैं ये मैच्योर हेयर से रिप्लेस हो जाते हैं, जो कि थोड़े थिक होते हैं, डार्कली पिगमेंटेड होते हैं। तो मुंडन कराने या ना कराने से बच्चों के बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज ऑफन सेड दैट जो कार्मिक कनेक्शन है आपका, लोग उससे भी लिंक करते हैं कि जो आपके लिए पास्ट कर्मा थे, व्हेन यू शेव ऑफ योर हेड, तो यू जस्ट डिस्कनेक्ट विद द पास्ट कर्मा, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली मिथ्स तो है ही कि पुराने जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, इस वाले जन्म में आपको समृद्धि मिलती है और पैसा आता है घर पे। कोई बोलता है कि गर्मी नहीं लगेगी बच्चे को अगर समर सीजन में अगर मुंडन करा लेंगे। कोई ये भी बोलता है कि वो तो बात सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल वही सारी बातें सही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भैया अगर पाप भी धुलने, तो मुझे नहीं पता भाई धुलते हैं कि नहीं धुलते देखे नहीं हमने। मैं ये बस बता रही हूँ कि साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है। तो वो वाली बातें तो सारी की सारी बिल्कुल वैलिड होंगी, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, पर उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो मैंने तो कराए, नहीं मैंने तो नहीं कराए। सो एक और चीज़ बोलते हैं कि तकिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो जब बच्चा आता है दुनिया में तो वो एक ही तरफ देखना पसंद करता है बच्चा, उसका एक ही साइड का प्रेफरेंस होता है, और ये 1 साल तक एक साइड का प्रेफरेंस रहता है। अगर वो राइट पे देख रहा है तो राइट पे ही देखता रहता है बच्चा। तो 6 महीने तक होता क्या है, सर का जो एक हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, पीछे से थोड़ा सा चपटा हो जाता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि हम तकिया लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो तकिया लगाएंगे तो भी ऐसे ही होगा। सो जो ये चपटा हुआ सर है ये अपने आप से राउंड हो जाता है 6 to 18 मंथ्स वाले पीरियड में। जैसे जैसे बच्चा बैठना शुरू करता है वो सर की मोल्डिंग होती है। ये वाला जो एंटीरियर फॉन्टनल है, ये जो यहाँ पीछे एक छेद है पोस्टीरियर फॉन्टनल, ये अपने आप से क्लोज होना शुरू करते हैं, सर अपना प्रॉपर शेप ले लेता है। तो लेस देन 2 ईयर्स के बच्चे में तकिया का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कायदे से लगानी भी नहीं चाहिए। पर फिर भी अगर घर के बड़े बोल रहे हों
तो जो मार्केट में तकिया मिलती है ना, जिसमें छेद होता है या जिसमें शेप होता है, वो वाली तकिया बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो घर के बड़े बोलते हैं सरसों वाली तकिया या राई वाली जो तकिया होती है जिसमें कोई शेप नहीं होता, वो यूज़ करी जा सकती है बच्चों के लिए, तो वो किया जा सकता है। इसके अलावा बोलते हैं कि सरसों के तेल से जब तक ज़ोर ज़ोर से मालिश नहीं करेंगे तब तक उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी। सही बात है। तो ये सुना था हमने भी। सो बेसिकली देखिए, मालिश का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक मदर या कोई भी घर का इंसान जब बच्चे की पूरी बॉडी को हल्के हाथ से टच कर रहा होता है, तो एक टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, यानी कि सेंसरी स्टिमुलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांवेदिक उत्तेजना होती है। उससे बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट मालिश के लिए। ये मतलब नहीं है मालिश का कि खींच खींच के उसकी हड्डियाँ, उसकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सब कुछ नहीं होता। तो हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए। और शुरू वाले जो महीने होते हैं, जो पहला 1 या 2 महीने होते हैं, इसमें सरसों का तेल प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उसकी स्मेल होती है वो काफ़ी तीखी होती है। तो बच्चा पूरे दिन रोता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता क्यों रो रहा है। तो 1-2 महीने बाद आप सरसों का तेल बिल्कुल यूज़ कर लें, हल्के हाथों से मालिश करें बच्चे की। और जो कान में नाक में तेल डाल रहे होते हैं, ये सब नहीं करना है। लोग कहते हैं ये अगर कान या नाक में तेल डालेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएंगे, नहीं, इससे इन्फेक्शन बढ़ता है। एस्पिरेट कर सकता है बच्चा, उसके जो तेल है नाक के थ्रू वो जा सकता है सांस वाली नली में, फिर निमोनिया बन सकता है बच्चे को। तो ये सब नहीं करना है। कभी कभी बच्चे जो बेटे होते हैं उनका पीनस खींच रहे होते हैं, बार बार खींचातानी चल रही होती है कि वो पीनस आगे से खुलेगा नहीं। वो 5 से 6 साल तक अपने आप से खुल जाता है। अगर आपने उसको ज़्यादा पुल करने की कोशिश करी तो बच्चे को चोट लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये सब नहीं करना है हमें। कभी कभी ये भी कहते हैं कि अगर जो माँ है दूध पी रही हैं, जो माँ है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उनको हल्दी नहीं खानी चाहिए, उनको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। माँ के हल्दी खाने से बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता, माँ के पपीता खाने से भी बच्चे को जॉन्डिस नहीं होता, जो पीलिया है वो सब नहीं होता, माँ के पीले कपड़े पहनने से भी जॉन्डिस नहीं होता। और साथ ही साथ ये वाली जो चीज़ है ना, माँ के कुछ भी खाने से बच्चे को कुछ नहीं होगा। जो मैंने बस एक चीज़ बताई कि एक चीज़ से जो एलर्जिक सेंसिटिविटी हो सकती है, वो अगर माँ अगर बहुत ज़्यादा दूध पी रही होंगी तब ऐसा हो सकता है कि बच्चे में कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाए। इसके अलावा कुछ ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो हम डे टू डे रोज़ देखते रहते हैं। आई मीन इतनी सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है, एंड वी आर जस्ट लिविंग इट कि हाँ ऐसे ही होता है। वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड इट because we saw it happening and we thought this is the way it should be and just kept on following with it. ऐसी कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो, the last advice to all the parents? जो लास्ट एडवाइस है वो ये है कि हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें, अपने गट को फॉलो करें। आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं जानता। और एक और जो छोटी सी चीज़ मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ वो ये कि अपने बच्चे की तुलना किसी और से ना करें। बहुत ही मुश्किल होता है किसी और बच्चे को देखना, बड़ी ज़बरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है। किसी और बच्चे को हम देख रहे हैं और अपने वाले को उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहे। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि हम हर चीज़ में कंपेयर करने लग जाते हैं। उनका बच्चा इतना खा लेता है, मेरा बच्चा इतना भी नहीं खाता। उनका बच्चा भाग रहा है, मेरा बच्चा तो चलना भी शुरू नहीं कर पा रहा। उनका बच्चा तो ये सब कर लेता है, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर पा रहा। और धीरे धीरे हम हर चीज़ में कंपेयर करने लग जाते हैं, माइलस्टोन्स, अचीवमेंट, बिहेवियर। और हम जो कि उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके रोल मॉडल्स हैं, उनके हीरोज़ हैं, उनको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते रहते हैं कि भाई बेटा तुम उतना, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम उतने अच्छे नहीं हो। तो इससे उनका सेल्फ एस्टीम डाउन होता है बच्चों का, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है बच्चों का। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब कुछ भी मतलब कोई भी 2 बच्चे सेम नहीं होते, चाहे वो जुड़वा भी हों। तो अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करिए। आपका बच्चा आपका है, वो यूनिक है, अपना सिग्नेचर खुद करेगा वो बच्चा। और उसको वो मार्क बस बनाने दीजिए। आपको साथ में रहना है, आपको उसका मार्क नहीं बनाने आगे जाना। Thank you so much for doing this. It was a pleasure having you on the show. Thank you so much. And your insights would really help all the parents. I wish I would have known all these things when I became a parent, but never too late. I still have a long journey as a parent, and I remember all these tips that you've shared with us. Thank you. Thank you so much for inviting me here. Thank you.